मैं 8.5 साल का लगभग था तो माँ का निधन हुआ है, तो माँ स्मृति में ही ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं रही। भारतीय अवधारणा ये है कि इस समय के प्रजापति कश्यप हैं तो जिनका गोत्र नहीं भी है, यानी वो जो वंचितों का गोत्र कश्यप ही माना जाता है। पब्लिक सेक्टर की अधिकारी वाली नौकरी जो होती है ना, ये बड़ी औपचारिक और बड़ी अंदेरस होती। अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता तो कभी नहीं छोड़ता। इन 2 चीज़ें हुई मनमोहन सिंह के आने के बाद, पैसे का महत्व खत्म हो गया। वो पार्टियाँ वोट लेने के लिए नहीं थी, चुनाव लड़ने के लिए नहीं थी, सरकार बनाने के लिए नहीं थी, वो जनता के संघर्षों को दिशा देने और जनता के अधिकारों के संघर्ष में अपनी ताकत लगाने के लिए थी। उन्हीं की पूछ थी जो लोग भोपाल जा रहे थे। अब भोपाल वही लोग जा रहे थे जो भोपाल के साथ थे, सत्ता के साथ थे। 8वें दशक के कवि के रूप में आप जिन कवियों को जानते हैं उन सब कवियों का इतिहास पलट के देख लीजिए, सब सीपीआई से जुड़े थे उस समय। और सीपीआई से जुड़े होने का मतलब होता है इमरजेंसी का सपोर्ट करना। राम की शक्ति पूजा इसलिए अच्छी कविता है, उसमें निराला का सच भी है, स्वतंत्रता आंदोलन का सच भी है जिसमें हताशा पैदा हुई है, और मिथक का सच भी है। तिरिया जन्म यदि दी हो, अधिको सूरतिया न दी हो, गोसैया हो अयोध्यावासी। अगर तुमने स्त्री का जन्म दे ही दिया तो अधिक सौंदर्य मत देना। छंद में अपनी जटिल अनुभूतियों को सरलीकृत किए बगैर आप व्यक्त कर सकते हैं तो छंद में लिखना सबसे आदर्श है। हमने जो कविता लिखी है इसमें प्रकाशक ने क्या किया है, और फिर मेरी कविता का अगर कहीं कोई अनुवाद हुआ तो प्रकाशक कराए तो ले ले 30%, लेकिन बेटी का जाना इस उम्र में हुआ है, ये शायद उसका बेटा है छोटा, वो भूल जाए अपना जवान होते होते, और चाहता भी हूँ कि वो भूल जाए, बेटी को हो जाए, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊँगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। कविता की कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। जब तुम्हें देखा तुम खूबसूरत लगी, जब तुम्हें सुना तुम और खूबसूरत लगी, जब हवा में तनी तुम्हारी मुट्ठी तुम सबसे खूबसूरत लगी। ये हिंदी कवि मदन कश्यप की कविता की पंक्तियां हैं। मदन कश्यप जिनका संबंध वैशाली बिहार से है और अब दिल्ली से भी, पिछले काफ़ी समय से दिल्ली में रहते हैं और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। शुरुआत में गेय कविताएं लिखते थे। नाम था मदन मोहन सिंह। पीएसयू में राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 90 के दशक, संभवतः नई सदी की शुरुआत में ही उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और पत्रकारिता करने लगे। पब्लिक एजेंडा में संपादकीय, जो साहित्यिक संपादकीय था, वो देखते थे। काफ़ी कम समय में उस पत्रिका ने अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा भी समय समय पर और भी पत्रिकाओं से उनका संबंध रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से वो एक तरीके से फुल टाइम लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ख़ास विचारधारा से उनका ताल्लुक़ है और उसके प्रति वो बेहद संवेदनशील और सजग रहते हैं। कहते हैं कि आदमी 2 तरह के होते हैं, बीजू और कलमी। उन्हीं से जानते हैं कि 2 तरह के आदमियों की प्रजातियां कहाँ से खोजी और क्यों 2 ही तरह की प्रजातियां होती हैं। जानेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। शुक्रिया, धन्यवाद। 2 सवाल मेरी इस शुरुआती बातों से निकलते हैं। तो पहले तो मैं यही नाम पर बाद में आऊँगा कि मदन मोहन सिंह मदन कश्यप कैसे हो गए, लेकिन पहले ये कि 2 ही तरह के आदमियों की प्रजातियां क्यों होती हैं? नहीं, आदमियों की 2 तरह की प्रजातियां मतलब ये आदमियों की प्रजातियां अलग अलग दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, प्रजाति यानी रेस की दृष्टि से, और निर्जाति इथनिक ग्रुप्स की दृष्टि से बहुत सारी प्रजातियां हैं, सब कुछ है। लेकिन 2 प्रवृत्तियों की चर्चा हमने की है जो सर्वव्यापी है। पूरे विश्व में जो मनुष्य हैं वो 2 तरह के हैं। जिस तरह से आम 2 तरह के होते हैं, तो आम तो कई तरह के होते हैं। लेकिन आम आप जब खाते हैं तो आप दशहरी भी है, मालदा है, लंगड़ा है, तो फिर वो चौसा है इधर इस इलाके का, तो अलग अलग सब है। लेकिन एक कॉमन अंतर है, बीजू और कलमी। कलमी वह आम है जिसको कलम करके, यानी उस वृक्ष से, पेड़ है चौसा का, तो उसमें करके लगाते हैं मिट्टी और उससे उसको बनाते हैं। तो पहले ही दिन से पता होता है कि ये चौसा है, इसका स्वाद वही होगा जो तय है, सब कुछ उसका तय होता है। और बीजू वो होता है जो बीज से
आम की जो गुठली होती है ना, तो गुठली को डाल देते हैं, उससे जो आम पैदा होता है वो बिल्कुल उसकी अनुकृति नहीं होता है। चौसा की गुठली से चौसा नहीं होगा, वो मिट्टी के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से उसका कोई अलग स्वाद हो जाएगा। तो बीजू आम की आम जो है 2 प्रजाति हो गई, एक वो जो कलम करके मतलब बनी, और वो जो बीजू। तो उसी तरह से मनुष्य भी दुनिया में विभिन्न तरह के हैं, लेकिन 2 तरह के होते हैं। एक हम जैसे बीजू लोग, जिनकी कोई, जब वो पैदा होते हैं तो उनका तय नहीं होता है कि वो IAS बनेंगे, उनका ये भी तय नहीं होता है कि कुछ बनेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी तय नहीं है। सामान्य परिवार से लोग, जो सामान्य होता है, सामान्य वर्ग का आदमी होता है। और एक होता है पैदा होते ही तय हो जाता है कि किस इंडस्ट्री का अगला CMD होगा, वो पैदा होते ही उसका तय हो जाता है कि उसमें कुछ होगा। तो 2 तरह के लोग होते ही हैं, एक जो बने बनाए, जिनको बनाया जाता है पहले से ही, उनके माता पिता उनको बना चुके थे, और एक होता है बीजू की तरह जो बन जाता है, वो कुछ भी हो जाएगा, बहुत बड़ा आदमी भी हो जा सकता है। कई बीजू आम के स्वाद भी जो है कलमी को मात देने वाले स्वाद होते हैं, लेकिन कुछ के बेकार भी होते हैं, वो होता नहीं। लेकिन कलमी आम का है कि बेकार कभी नहीं होगा, उसका एक तय है, दशहरी को दशहरी जैसा ही होना है, चौसा को चौसा जैसा ही होना है। तो यही है कि जातियों में ये 2 जो भेद है, मूल भेद बीजू और कलमी का। कैसे ख्याल आया कि मतलब इस तरह का? आमों को देख के अचानक लगा कि आम, ऐसे ही बातचीत में मैं सोच रहा था, तो किसी मित्र को हमने कहा कि अरे भाई आप तो कलमी है ना, आपको कलम करके बनाया गया है बड़ा, और हम लोग तो सामान्य हैं बीजू आम की तरह। तो फिर ये पूरा लेख उससे बन के आए। तो मैंने देखा कि मनुष्य आप अलग अलग से बांट चलेगी, ये बंटवारा ऐसा है जो पूरी मनुष्य जाति पर लागू हो जाता है। आपके संग्रह का नाम ही पड़ गया बीजू आदमी। एक वो तो गद्य का संग्रह है, संग्रह का नाम ही पड़ गया। तो गद्य में नाम, असल में ये तो लेखों का संग्रह है, अलग अलग लेख हैं, तो बिल्कुल सारे लेख उसी पर नहीं है, लेकिन एक लेख जो उसका है, प्रतिनिधि एक तरीके से कह सकते लेख है, तो वो है। अच्छा, उस संग्रह की शुरुआत में आप लिख रहे हैं कि जब आपने वो लेख लिखने शुरू किए, आप गहरे अवसाद में थे, और उन अवसाद के बीच में आपने नहीं, वो जो हमने लिखा है, वो उस लेख लिखना शुरू किया तब नहीं था। ये किताब तो, ये लेख तो पहले से छपे हुए थे, जो बन गया किताब मैंने प्रकाशक को दे दिया था, फिर मैंने रुकवा लिया था जब वो छपवाने के लिए उन्होंने जिद किया कि नहीं हम कर चुके हैं, छापना चाहते हैं। तो उस समय मेरे परिवार में, पिछले वर्ष की बात है, घटना हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई एक भूमिका आप लिख दीजिए, और हमने कहा, मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी लिखने की स्थिति में नहीं हूँ, भूमिका भी नहीं, और फाइनल देखने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैंने इसका फाइनल नहीं देखा है। अच्छा। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन अधिकतम अच्छा हुआ है क्योंकि हमारे मित्र राजेंद्र राजन जी, जो जनसत्ता के बहुत दिनों तक फीचर एडिटर रहे, उन्होंने इसको एडिट किया। मैंने कहा कि वो हैं, वो कर देंगे, वो उसको मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं सकता कुछ भी। पिछले वर्ष जो मेरी बेटी का निधन हो गया था, और वो बहुत प्रतिभाशाली और डॉक्टर थी, लेकिन उसकी ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था वैश्विक स्तर पर। तो ये घटना हुई है सितंबर 21 में, और 22 में मेला, सितंबर 22 में, और 23 में मेला होना था। वो 3-4-5 महीने हुए थे, तो कोई सवाल ही नहीं था लिखने का। तो अंत में वही मैंने लिखा कि मैं ऐसे समय में किताब आ रही है जब मैं बहुत अवसाद में हूँ, वो भूमिका में उतना इसके कारण आपकी सबसे लेटेस्ट वही किताब है, सबसे यही है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही उसका जिक्र कर दिया। बिल्कुल। जिस हिसाब से आपने बताया, आदमी मतलब जन्म से तय हो जाता है, बीजू होगा या कलमी होगा, आदि उसको परिवार तय करता है, जिसका वो कलमी हुआ। और जिसका परिवार कुछ भी तय नहीं करता है, बच्चा हुआ है तो बच्चे अपनी प्रतिभा से, अपने संघर्ष से जो खुद बन जाता है, कुछ भी बन जाए, वो बीजू हुआ। तो जब आप पैदा हुए और उसके बाद काफ़ी समय तक आपका नाम मदन मोहन सिंह रहा। कविताएं जब लिखनी शुरू की थी तो कुछ उस समय भी ये नाम था, लेकिन जब कविताएं छपनी शुरू हुई है मेरी, तब से नाम वो मदन कश्यप ही आ गया था। मदन कश्यप कैसे पड़ा? क्योंकि देखिए, नाम मेरा जो है प्रमाण पत्र में, मेरे घर से माता पिता का दिया हुआ जो नाम है वो वही है, मदन मोहन सिंह। तो वो नाम था, सर्टिफिकेट में, नौकरी में, हर जगह था वो। लेकिन लेखन में नाम शुरू से ही, क्योंकि जब कुछ चीज़ें छपने की हुई तो उस समय मैंने तय किया कि ये कुछ नाम कुछ अजीब अजीब सा लगता है, सिंह, टाइटल वाइटल। अगर मैं आलोचक होता तो नाम उसी की तरह मदन मोहन सिंह लिख देता, तो वो मामला था नहीं।
लेकिन एक कवि का ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। एक तो है कि सिंह को ख़त्म करे मदन मोहन, ठीक है, हो सकता है। तो एक क्यों सिंह को ख़त्म करके कश्यप लगाया, बात तो एक ही है। हाँ, देखिए, तो कश्यप तो के साथ कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं उसके पक्ष में। तो मैंने फिर ये तय किया कि क्या किया जाए। तो मदन मोहन रखने में भी दिक्कत थी। बड़ा कॉमन नाम है ना, एक कहानीकार उसी समय पैदा हो रहे थे, हमारे मित्र हैं अभी भी गोरखपुर में, मदन मोहन। तो फिर वही होता जैसे है कि एक नाम के कई लोग जब होते हैं तो है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा कुछ अलग हो जाए, तो मैंने भी एक गोत्र का नाम रखा। गोत्र में एक प्लस पॉइंट था कि कश्यप सिर्फ उन्हीं लोगों का गोत्र नहीं होता है, सिर्फ ब्राह्मणों का गोत्र नहीं होता है जो कश्यप ऋषि के वंशज हैं। चूँकि ये भारतीय अवधारणा ये है कि इस समय के प्रजापति कश्यप हैं, तो जिनका गोत्र नहीं भी है, यानी वो जो वंचितों का गोत्र कश्यप ही माना जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी इसमें, तो मैंने रखा। मुझे लगा कि शुरुआत में कविताएं भी आपकी इसी नाम से छपी हैं क्या, मदन मोहन सिंह के नाम से? नहीं, कविताएं नहीं छपी हैं, कुछ लेख वेख छपे हैं। अच्छा, कुछ लेख छपे। अच्छा, गद्य छपा है इसमें, कविताएं नहीं। कविता जब शुरू की तो छपना तो हमने नाम बदल लिया था इसी नाम से। ठीक, क्योंकि रेवती रमन जी ने अपने लेख में जिक्र किया है, वो है कि रेवती रमन जी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मेहनत करके लेख लिखा है। मैं और दुर्भाग्य से वो रहे नहीं, रहते तो मैं ये सब पूछता भी कि ये सब क्यों लिखा। नहीं, ठीक है, उन्होंने बताया। अब उन्हें कुछ अलग और मौलिक बताना भी था पुराने परिचय के आधार पर। हाँ। तो ये किया, कुछ लोग अलग और मौलिक बताने के नाम पर कुछ अनर्थ भी करते हैं। इन्होंने अनर्थ नहीं किया है कुछ, कम से कम नहीं, मुझे तो ये पढ़ के ही पता लगा कि गोपेश्वर सिंह पहले गोपेश परीक्षित के नाम से लिखते थे। बेला पत्रिका में उनका लेख छपा। फिर उन्होंने गोपेश्वर सिंह वो अपने मूल नाम पर वापस लौटे। हाँ। और आप दोनों ही आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के शिष्य रहे। वो एक साल हमसे जो पीछे थे, एक आध साल, लेकिन है। तो मैं वहाँ का विद्यार्थी था, और वो उस समय के सिर्फ अच्छे शिक्षक ही नहीं थे, वो हिंदी के बड़े कवि गीतकार रहे। और छंद का निराला के बाद उतना बड़ा कोई कवि नहीं हुआ, अभी भी ये मानना पड़ेगा। हिंदी में 20वीं शताब्दी में छंद के सबसे बड़े कवि निराला है। छंद मुक्त भी वही, छंद को तोड़ने वाले हैं, लेकिन छंद का कभी भी कोई उतना बड़ा नहीं है। ठीक बात है। और उसके बाद जानकी वल्लभ शास्त्री, जिनके यहाँ, निराला के यहाँ भी ये चीज़ है, उनके यहाँ भी देखेंगे कि जिनके यहाँ तुकबंदी नहीं है, माने तुक बनाने के लिए सायास कोई शब्द नहीं लाया गया है, जो मैथिलीशरण गुप्त के यहाँ है। और बाद के तमाम लोगों का छंद जब पढ़ेंगे तो लगता है कि अरे ये शब्द तो सही नहीं है, तुक बिठाने के लिए ना है। लेकिन इनको जब आप पढ़ेंगे तो तुक तो है, लेकिन कोई शब्द तुकबंदी मात्र के लिए नहीं लाया गया है। वो इतना स्वाभाविक है, इतना सटीक अर्थ में है। तो ये चीज़ तो है। कुछ बताइए आज जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बारे में, मतलब कुछ ऐसा एनेक्डोट या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि हमेशा आपके साथ रह गई हो, या कोई चीज़ उनसे ऐसी जो सीखी हो। देखिए, पूरा संस्कृत साहित्य जो मैं जानता हूँ, हाँ, बिना संस्कृत जाने, बहुत संस्कृत नहीं जानता हूँ, सब बहुत क्या मानिए, अब कुछ नहीं, जो जानता था वो भी स्मृति खत्म हो रही है इस उम्र में आते आते। लेकिन संस्कृत साहित्य के बारे में जानता हूँ, तो उसका श्रेय उन्हीं को है। वेद से लेके कालिदास के बारे में, तमाम लोगों के बारे में। और वो कहते थे कि भाई देखो, वेद से लेके निराला तक के बारे में जो मैं कहता हूँ उसी को मानो, उसके बाद के साहित्य पर मैं कुछ कहता हूँ तो मत मानना, अपने विवेक से सोचना और अपने हिसाब से लेना। तो वो था उनका। तो वो एक संस्कृत की परंपरा के, और अपने बहुत आधुनिक भी थे। शुरू में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, तब उस समय की फिल्मी जो नायिकाएं थी, सुलोचना वगैरह वगैरह, उन लोगों पर कविताएं लिखी संस्कृत में। अब एक तरफ संस्कृत का ट्रेडिशनल आदमी, और कविताएं अपने समय की जो फिल्मी नायिकाएं हैं उन पर लिख रहे हैं। तो ये थी। तो उनकी आधुनिकता और परंपरा, और उनका परंपरा का ज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिससे हम लोगों ने बहुत सीखा, जाना। और लेकिन मदन जी, आपने सीखा तो उनसे सही, ठीक, संस्कृत परंपरा और वेद के बारे में उन्होंने आपको बताया तमाम चीज़ें। एक समय पे आते आते ये आपके यहाँ दिखला ही नहीं पड़ता है। जैसे ही आप वाम विचारधारा के संपर्क में आते हैं, तो ये जो संस्कृति को साथ, तो उस समय ही आ गया था मैं, लेकिन इसलिए बाकी लोगों से मुझ में अलग है। मैं ये मानता हूँ, हमारे साथ हुआ क्या कि हमारे साथ हमारी धारा के जो लोग आए,
उन तमाम लोगों का संकट ये था कि वो परंपरा का पूर्ण निषेध करते थे। अभी भी हैं बहुत लोग जो करते हैं, और मैं परंपरा का मूल्यांकन करता था अपने पूरे लेखन में भी, आप देखिए। और इसलिए बल्कि स्थिति ये रही कि एक समय के बाद तो हमारी धारा के लोग बचे ही नहीं। आपातकाल आते आते इमरजेंसी लगी, सारे लोग डर के मारे अंडरग्राउंड हुए, या लोगों ने पाला बदला, कुछ भी हो गया। जैसे कुमार विकल्प प्रगतिशील लेखक संघ में चले गए, आलोक धनवा ने लिखना बंद कर दिया, घर में बंद रहे। बहुत बाद में वो जनवादी लेखक संघ में आ गए। जब जनवादी लेखक संघ बना तब बहुत आपातकाल से करीब 12 साल के बाद, मैंने 10 साल के बाद, तब वो 85 में आ गए होंगे, 82 में बना था, तो वो आ गए। और इसी तरह से वेणुगोपाल प्रगतिशील लेखक संघ में चले गए। ये सारे लोग जो क्रांतिकारी धारा के लोग थे, इमरजेंसी लगते ही या तो जेलों में गए, या घरों में लिखना बंद के दुख, या अपनी प्रतिबद्धता में बदलाव कर लिया। ये क्यों है कि अपनी परंपरा का निषेध क्यों? निषेध, अच्छा, ये सब ये गलत था, तो मैं भी मानता हूँ। मेरा था कि मैं इस आंदोलन के साथ था, लेकिन इस चीज़ का विरोध करता था कि ये गलत है, आप इसके बगैर नहीं हो सकते। तो एक बहस रही। आंदोलन बहुत लोकतांत्रिक रहा है। हमारे देश में ये भ्रम है कि कम्युनिस्ट पार्टियां या कम्युनिस्ट संगठन लोकतांत्रिक नहीं होते, वहाँ बहसें नहीं होती। सच्चाई ये है कि वहीं बहस होती है। अच्छा, कुछ अति क्रांतिकारी बनने का जो मामला है वो कई जगह दिखता है प्रवृत्ति के रूप में भी, जिसका अभी भी विरोध करता हूँ मैं, अभी भी विरोध करता हूँ। लेखन में तो नहीं दिखता है क्या जी ये प्रतिरोध? लेखन में भी दिखता है, वो दिखता है दिखता है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि 85-84 के आसपास में हम जिस धारा से आ रहे हैं, उस धारा के लोगों ने में से कुछ लोग ये नारा देना लोगों ने शुरू किया कि सबसे बड़ा, दुनिया पर सबसे बड़ा संकट अमेरिका नहीं, सोवियत संघ है। और उसका जो कहा कि सोवियत संघ के बारे में ये कहा गया कि ये जो साम्राज्यवाद है ना, सोवियत का साम्राज्यवाद है, जिसको इन्होंने कहा कि सोशल इम्पेरियलिज्म, सामाजिक साम्राज्यवाद। मैंने कहा ये कौन सा शब्द होता है यार? इम्पेरियलिज्म होगा तो साम्राज्यवाद होगा तो सामाजिक, ये कौन सा ये शब्द ही गलत है, और आप उसे गलत कह रहे हैं। अभी भी खतरा सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही है, और अमेरिका का समय। तो मैंने कविताएं लिखी उस समय अमेरिका पर, सोवियत संघ के खिलाफ कविता है, अमेरिका पर लिखा। अमेरिका, निकारागुआ, इन सब चीज़ों पर जो कविताएं, जिसमें जो वास्तविक वैश्विक संकट मुझे लग रहा था उसको चित्रित किया मैंने। अच्छा, चूंकि मैं नहीं, तो ये तो आपने इसलिए किया ना क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, जब आप यूएसएसआर के पक्ष में हैं, आप वाम धड़े के पक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है पूंजीवादी देश जो होगा उसकी आप आलोचना करेंगे। वो वामधारा जो हम जिस वामधारा के पक्ष में थे, वो सोवियत संघ का ज़्यादा विरोध करते थे, अमेरिका की तुलना में ज़्यादा विरोध करते थे। तो इसलिए मैं, ये भी था हमारे साथ कि नहीं, वो गलत है, आपकी दिशा गलत है। एक बहस थी, मतलब दिशा का गलत होने का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हमारे आपके बीच मतभेद है तो ये मतलब नहीं होता है कि मैं यहाँ से उठ के बाहर चला जाऊँ कि आपका प्रश्न गलत है। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं। तो हम उसके साथ रहे, लेकिन मैं साथ रहते हुए भी, हम नहीं बल्कि कहिए मैं, हम में तो सब थे, वो भी थे। तो वो था, साथ रहते हुए मैंने अपने स्तर से बहसों में भी विरोध किया और लेखन में भी किया। अब उस समय मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम कविता के अलावा और कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं नौकरी में भी था। जो गद्य व्यापक गद्य लेखन जो मैंने शुरू किया सन 2000 में नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया था। उसके पहले तो कविताएं ही हैं मुख्य रूप से। और नौकरी क्यों छोड़ी? बस ये था कि उस नौकरी में तब तक 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई थी। अगर मैंने नौकरी छोड़ी से ज़्यादा कहें कि मैंने नौकरी ही गलत की थी। पब्लिक सेक्टर की अधिकारी वाली नौकरी जो होती है ना, ये बड़ी औपचारिक और बड़ी अंधेरस होती। अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता तो कभी नहीं छोड़ता। तो उस नौकरी में, हालांकि वहाँ स्वायत्तता थी मेरी, और चूँकि मेरी एक ऐसी पहचान थी कि हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, जो सर्वे सर्वा होते थे, तो वो तो ऐसे भी थे कि मैंने एक बार एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों जाओगे वहाँ से, ज़्यादा यहाँ सुविधाएँ हैं, पैसे। कहा कि वहाँ अभिव्यक्ति की, कहा यहाँ कौन सा रोक रहा है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर सरकार सीधे तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सारा अधिकार यहाँ मेरे एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को है। तो मुझको कोई कहेगा मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी उस समय लग रहा था कि मुरली मनोहर जोशी जो परिवर्तन ला रहे हैं शिक्षा में, वो बहुत घातक है और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए।
तो खड़ा कैसे होंगे आप? नौकरी करते हुए तो होंगे नहीं। तो फिर नौकरी छोड़ के मैं सीधे सीधे शिक्षा तमाम इन आंदोलनों चीज़ों में शामिल होने के लिए, और तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का एक स्कीम आया, मैंने ले लिया। मैंने लगभग कैलकुलेट किया कि बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, और बच्चे मेरे बहुत प्रतिभाशाली थे, तो सब वो ठीक से पढ़ लेंगे, लिख के अपनी जगह पर चले जाएंगे, और मैं तब तक मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन दो चीज़ें हुई मनमोहन सिंह के आने के बाद। पैसे का महत्व खत्म हो गया। तंत्र तो बना, लेकिन जो 8-10 लाख रुपए बहुत लगते थे कि इसमें तो सब कुछ हो जाएगा, वो रातों रात उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया जी। और उस हिसाब से कोई तैयारी हमने नहीं की। जैसे मैं अगर 2 लाख रुपए में मनमोहन सिंह के आने के पहले ज़मीन खरीद लेता इधर वसुंधरा तरफ, तो वो उनके आने के बाद 2 करोड़ का हो जाता। लेकिन ये व्यवसाय जानते तो फिर ये नौकरी कहाँ करते। मेरे कहने का मतलब है कि जो पैसा मुझे मिला वो इतना महत्वहीन हो गया फिर कि कुछ मतलब नहीं रहा। तो फिर मुझे कुछ काम करना, मैंने सोचा ये था कि सिर्फ आंदोलन में रहूँगा और लिखूँगा पढ़ूँगा, लेकिन मुझे उसके बाद कुछ करना पड़ा मुझे, से पब्लिक एजेंडा की 4-5 साल नौकरी और तमाम चीज़ें। तो लेकिन धीरे धीरे मैं, हालांकि आप वापस जाता ज़रा आपकी माँ पर जो कविताएं आपने लिखी हैं उस तरफ, लेकिन इस बात को ज़रा पूरा कर लेता हूँ। जैसे आपने बोला कि आंदोलन में ही मैं रहना चाहता था, धीरे धीरे वाम आंदोलन का जो ताप था वो धीरे धीरे कम आपको दिखलाई देने लगा। भी दो तरह से हुई है कम, 2 तरह से देखते हैं आप चीज़ों का रिजल्ट किस चीज़ में देखना चाहते हैं। हमारे देश में एक दिक्कत ये है कि हम सत्ता के इर्द गिर्द खड़ा होकर ही सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वाम का भी एक रहा है ना कि वहाँ भी जैसे 2 चीज़ें हुई, अब बाद में आएंगे, 2 भाग में बांट के देखें। एक तो ये है कि आंदोलनों का क्या हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। तो किसान आंदोलन में और मजदूर आंदोलन में आज भी जब संकट में होते हैं वो ना, तो उन्हें वाम ही याद आता है, और संघर्ष वाम के लोग ही करते हैं। वोट देने की बात, अब हम आकलन करते हैं वोट के आधार पर कि वोट कितना मिला, नहीं मिला 12-14% मिला, उसमें कोई सीटें नहीं मिली, तो मान लिया गया कि अब ये पार्टियां ख़त्म हो गई। वो पार्टियां वोट लेने के लिए नहीं थी, चुनाव लड़ने के लिए नहीं थी, सरकार बनाने के लिए नहीं थी, वो जनता के संघर्षों को दिशा देने और जनता के अधिकारों के संघर्ष में अपनी ताकत लगाने के लिए थी। तो जो उस काम के लिए लगे हुए लोग थे वो अब भी रहे। कोई आंदोलन खत्म हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन वो क्या देकर जाता है। लेकिन क्या इस आंदोलन जो धीरे धीरे कम होता चला गया, आज के समय में तो और ज़्यादा कम दिखलाई पड़ता है, जो कम हुआ, क्या कविता में भी इसका असर पड़ रहा है? कविता में असर कई तरह से 2 चीज़ें असर हुई। पहले तो आप देखिए कि वाम के नाम पर इस आंदोलनकारी लोग ही नहीं थे, संस्थागत लोग भी थे। मतलब एक सत्ता धर्मिता आ गई और उसने एक नई तरह की उत्सव धर्मिता पैदा की सत्ता से 68 में, और संघर्ष का मामला खत्म हो गया। इसलिए आप देखिएगा कि वाम के जो उस धारा के लेखक हैं, जो 75 के पहले के हैं, इमरजेंसी के पहले जिन लोगों ने लिखना शुरू किया, भले इमरजेंसी का सपोर्ट भी कर दिया हो बाद में, लेकिन उनमें संघर्ष है, क्योंकि वो संघर्ष करके आए थे। परछाई जी भी समर्थन करते थे आपातकाल का, बाद तक कहते थे कि वो अच्छा था, लेकिन परछाई जी का जो संघर्ष रहा है तेलंगाना के ज़माने से रहा है और उनका महत्व रहा है, तो वो कभी भी उस तरह से सत्तावादी नहीं हो पाए। लेकिन जिन लोगों ने लिखना शुरू ही किया आपातकाल के समर्थन से, वो कभी आंदोलन के पक्ष में नहीं जा सकते। कविताएं तो आपकी भी आपातकाल के समय में ही आई, लेकिन वो समर्थन में नहीं आई ना। पहली कविता मेरी कविता है खामोश पहरेदार के नाम, जो है जो नहीं समर्थन में नहीं आई, लेकिन नोक जो पैनी होती चली गई वो आपातकाल के बाद। मैंने तो उसी समय लिखना शुरू किया। दिक्कत यह है जब आंदोलनकारी लोगों ने लिखना बंद कर दिया था, जिनकी पहचान आंदोलनकारी के रूप में है, उन लोगों ने लिखना या तो बंद कर दिया था, चुप हो गए थे। तो मैं तो उस समय जवान हो रहा था, उस समय लिखना शुरू किया मैंने, इसलिए मेरी चर्चा भी नहीं हुई। चर्चा उन्हीं लोगों की हुई जो आपातकाल के समर्थन में थे। ये ध्यान दीजिएगा कि 8वें दशक के कवि के रूप में आप जिन कवियों को जानते हैं, उन सब कवियों का
इतिहास पलट के देख लीजिए, सब सीपीआई से जुड़े थे उस समय। और सीपीआई से जुड़े होने का मतलब होता है इमरजेंसी का सपोर्ट करना, क्योंकि सीपीआई इमरजेंसी के सपोर्ट में थी। तो उस समय चर्चा में वही लोग आए जो आपातकाल के समर्थक थे, और आपातकाल के समर्थक होने आपका से तो संग्रह ही 90 में आया। हाँ, संग्रह भी तो उसके बाद तो आप आए इस चर्चा में। हाँ, तो संग्रह 90 में आया, संग्रह 80 में 82 में भी आ सकता था, लेकिन वो उस समय हमारी तरह की धारा, हमारी धारा की कविता की कोई पूछ ही नहीं थी। उन्हीं की पूछ थी जो लोग भोपाल जा रहे थे। अब भोपाल वही लोग जा रहे थे जो भोपाल के साथ थे, सत्ता के साथ थे। और आपको आप इशारा कर रहे हैं राजेश जोशी और तमाम लोग, जो भी आप देख लीजिए, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, जो सीपीआई के साथ थे वो आपातकाल विरोधी नहीं हो सकते। और अगर आपातकाल विरोधी वही लोग हो सकते थे जो सीपीआई के साथ नहीं रहे। बाद में सीपीएम में लोग आए तो सीपीएम आपातकाल विरोधी ही थी। सीपीएम मतलब पार्टियों में फ़र्क करके देखना पड़ेगा। लोग तो सिर्फ कम्युनिस्ट कह के कुछ भी कह देते हैं किसी, लेकिन ऐसा था नहीं। तो ये है। उसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये इसको लोग भूल जाते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है, बार बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस समय जब आपातकाल के दौरान सांस्कृतिक विंग एक बनाया गया था। मतलब संस्कृति में लोग क्या कर रहे हैं इसकी जांच परख के लिए हर राज्य में एक प्रभारी था, अधिकारी था। और रविवार में यह छपा था कि मध्य प्रदेश में अशोक वाजपेयी उसके प्रभारी थे। एक्स या कुछ नाम रखा गया था उस संगठन के, तो अशोक वाजपेयी थे उसके प्रभारी। ये मैं इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन अखबार पत्रिका में छपा हुआ है, रविवार में छपा। ये बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है या क्या क्या करना है। हाँ, अब क्या करना था और कौन किधर है, वो क्या सूचना है वो नहीं जानता। मैं उस तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि उस तंत्र ने क्या काम किया ये मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन इतना पता है कि ये छपा था। जब छपा तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, दुख भी हुआ, आश्चर्य हुआ कि एक अच्छा खासा हिंदी का कवि, भले ही वो अधिकारी हो, वो अपने अधिकारी होने के अलावा यह काम भी कर रहा था। तो ये कोई सुखद तो है नहीं, ये आलोचना का विषय नहीं है, दुख का विषय है मैं जो कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि मैं उस तरह से नहीं लिख रहा था, मैं विरोध में था, और कौन कौन आपके समकालीन को कौन बहुत लोग थे जो अब वो तो आ ही नहीं पाए चर्चा में। जैसे मेरे साथ सुलन स्निग्ध थे, उनको कितने लोग जानते हैं कि कवि थे। विजेंद्र अनिल ने कविताएं लिखी, उनको कितने लोग जानते हैं। बस आंदोलन में बहुत सारे, मैं दो ही नाम ले रहा हूँ, और ये दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं इसलिए भी ले रहा हूँ। और आंदोलन में बहुत सारे लोग थे जो लिख रहे थे, कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और ख़ास करके आंदोलन का प्रभाव बिहार और बंगाल में था। बंगाल में भी हिंदी भाषी लोग थे बहुत सारे जो तो कर रहे थे। बंगाल से कविता की शुरुआत हुई है। शुरुआत एक संग्रह छपा था, कुमारन पारसनाथ सिंह उसमें कवि थे, हरिहर द्विवेदी उसमें कवि थे, परशुराम पंचदेव जैसे ये सब इन लेखकों, ये सब हिंदी के इन लेखकों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। इनको तो कभी परिदृश्य में लाया ही नहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई। मुझे आप कह रहे हैं 90 के बाद ही सही, मैं तो अकेला आदमी हूँ। आपको इनके बारे में बात करनी चाहिए थी मदन जी। करते हैं, जब हमको लिखना होता है तो करते हैं बातचीत। लेकिन मैं कोई आलोचक नहीं हूँ, लेकिन जब लिखता हूँ आलोचना, मैंने इस एक लेख लिखा था। लेख भी क्या था, वो एक व्याख्यान था जो लेख जो छपा था, नक्सलवाड़ी और मुक्तिबोध की परंपरा। उसमें मैंने इन चीज़ों की चर्चा की है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अब है कि आपको करेंगे भी तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। आपको लगता नहीं है कभी कभी विचारधारा, बहुत ज़्यादा विचारधारा के साथ संबंध रखना या अतिरेकी हो जाना, इसको ऐसे ही पूछता हूँ कि विचारधारा कभी कभी आपको अव्यावहारिक बना देती है, ऐसा नहीं है? ऐसा भी हो सकता है अगर विचारधारा को आपने सही ढंग से आत्मसात नहीं किया है तो। ओढ़ने बिछाने की तरह है तो दिक्कत होगी, लेकिन विचारधारा आपके चरित्र में शामिल है और आपके मानस में है। क्योंकि विचारधारा का मतलब सिर्फ ये है कि ये दुनिया जैसी है, क्या इसे ऐसी ही रहनी चाहिए, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसको बदलना चाहिए। कुछ लोगों के पास सारी चीज़ें, सारी संपत्ति, सारे साधन सिमटते चले जाएं और लोग वंचितों की कतार बढ़ती चली जाए। साधनों से वंचित जनों की, तो वंचित जनों की कतार लगातार बढ़ रही है हमारे देश में। इसमें सबसे ज़्यादा इस संघर्ष को, और संघर्ष का मतलब यह है कि
मार्क्सवाद को भी अगर ईश्वर की तरह, धर्म की तरह आप मान लेते हैं कि ये मार्क्स ने लिखा था तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही आंदोलन होगा, ऐसे ही क्रांति होगी, तो कुछ वो सब कुछ नहीं है, तो फिर आप भी वहीं फंस जा रहे हैं। ठीक। सिर्फ मार्क्सवाद का इतना मतलब है कि इस दुनिया जो है वो उससे इसको बेहतर और जनपक्षधर अर्थ में बेहतर बनाने का कौन सा नया रास्ता होगा, वो हर नया रास्ता जो बिल्कुल जिसको मार्क्स को भी पता नहीं था, क्योंकि कैसे पता होता आज के ज़माने का, तो हम उसको अपनाएं। ठीक है, और चलें। मैं आऊँगा वापस इन सब चीज़ों को। मदन जी, बिहार का कई बार जिक्र आ चुका है इस पूरी बातचीत में। आपका संबंध बिहार से है, बिहार के वैशाली से आपका संबंध है। कुछ बताएं अपने बचपन के बारे में, क्योंकि बज्जिका आपकी भाषा रही है और बाकायदा आपने माँ के लोकगीत सुनते हुए आप बड़े हुए हैं जब तक सानिध्य रहा। और कविता आपकी बाकायदा एक है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। नीम रोशनी में से कि माँ के पास ढेर सारे गीत थे, कि व्यथा की चट्टान से फूट पड़ता था हंसी का झरना, जब मेरा नन्हा सिर होता था उसकी गोद में। बताइए कुछ माँ के बारे में। हाँ, माँ, मैं 8.5 साल का लगभग था तो माँ का निधन हुआ है। तो माँ स्मृति में ही ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं रही, और उस उम्र में अगर कोई बच्चा माँ को खोता है तो उसके पास सिर्फ माँ की सुंदर स्मृतियाँ ही होती हैं। शायद लंबे जीवन में अगर हो, कोई युवा हो गया हो, उसकी शादी भी हो गई हो और उसकी पत्नी और माँ में नहीं बने, तो कुछ और भाव भी आ सकते हैं माँ के बारे में, लेकिन उस उम्र में सिर्फ अच्छी स्मृतियाँ ही होती हैं। तो थी भी। और मेरी माँ, अब ये कहने का कोई मतलब नहीं कि बहुत अच्छी थी, सारी माताएं अच्छी ही होती हैं, कम से कम शुरू में तो लगता है। तो वो ज़्यादा इसीलिए मैं माँ के प्रति एक स्मृति के कारण लगातार लगाव रहा। तो कई कविताएं हमने लिखी है, माँ की तस्वीर, माँ गा रही है, वो माँ के गीत, बहुत सारे गीत जो बचपन में मैंने सुने थे, वो अब भी उसका चेहरा, बहुत छोटा था मैं, लेकिन वो इतना गहरा प्रभाव रहा है कि वो उसका चेहरा, कुछ शब्द, कुछ सुर अब भी याद रहते हैं। तो उनको पकड़ने की कोशिश भी की गई है। और वैशाली का एक महत्व तो है ही। मैं अभी तो बहुत बुरी हालत है, तो मैं कहता भी हूँ कभी कभी कि मुझे अपना गांव और अपना इलाका भूगोल में पसंद नहीं है, इतिहास में पसंद है। इतिहास तो बहुत हमारे पास समृद्ध, उन्नत करने लायक है, और अभी तो इतनी ख़राब स्थिति है, पूछिए मत। अब हालत ये है कि जो थोड़ी सी ज़मीन है उसको कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई ख़रीदार भी नहीं मिलता ढंग का। नीचे पानी में इतना आर्सेनिक आ चुका है, इतना ख़राब पानी हो गया है। और आप मुजफ्फरपुर हम लोगों का बड़ा शहर है, पहले हमारा वो जिला मुख्यालय भी था, अब बाद में हाजीपुर हो गया वैशाली अलग होने पर, तो वो तो 72 में बना, तो उसके पहले वही था। तो वहाँ पर अभी टाटा का कैंसर इंस्टीट्यूट बना है। लोग कहते हैं वहाँ भीड़ लगी रहती है, उस इलाके में इतना कैंसर फैल रहा है पानी के कारण, प्रदूषण। तो इतना जल थल, राजनीति, संस्कृति, समाज सब इतना प्रदूषित है कि पूछिए मत। एक ही चीज़ है जो बिहार में है, जो बाकी जगह में नहीं है, वो है संघर्ष। इन चीज़ों को बहुत आसानी से लोग स्वीकार नहीं, अन्याय और अत्याचार को आसानी से स्वीकार कोई नहीं करता है, प्रतिकार करता है, जो कई राज्यों में नहीं है। कई राज्य हमें इसलिए सुंदर नहीं करते हैं, बावजूद उसकी हालत हाँ बहुत ख़राब ही है। तो भौतिक स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई ना। अब देखिए, अब कई स्तर पर चले गए ना, कम से कम हवा पानी भी, मतलब साधन कम है सो ही नहीं है, जो प्राकृतिक साधन है, जो प्रकृति की देन है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें भी संकट पैदा हो गया। कविता में जनपदीयता की महक कवि के लिए क्यों ज़रूरी होती है? हमेशा ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता कि मेरे लिए ज़रूरी है, कवि के लिए नहीं। कोई कवि पूरा नागरिक भी हो सकता है, शहर का हो सकता है। अगर वो नकली है तो दिक्कत है। अगर आप जनपद की संस्कृति को गहराई से नहीं समझते हैं, कुछ शब्दों को जानते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको बताएं कि कुछ लोग, कुछ कवियों को भी मैं जानता हूँ कि जिनको भोजपुरी आती है, क्योंकि उनके माता पिता बोलते थे, लेकिन वो पढ़े कन्वेंट में, शहर में, तो भाषा तो आ गई, लेकिन वो ग्रामीण संवेदना नहीं आई, भाषा की, उस भाषा की संवेदना नहीं आई, तो बहुत अटपटा प्रयोग करते हैं।
आपकी कविता गांव फागुनी मतलब कितनी अच्छी कविता है हाँ, वो। तो वो है। अच्छा, जो दूसरे कवि ऐसे हैं जिनको जो गाँव के साथ जोड़ के करते हैं तो वो ठीक है। तो मैं रघुवीर साहब भी बहुत बड़े कवि थे हिंदी के, और केदारनाथ सिंह भी बड़े कवि, और दोनों मेरे प्रिय रहे हैं दोनों का। तो केदारनाथ सिंह जनपद के कवि हैं, जनपद के बगैर, जनपद से लेके वो उनकी कविता वैश्विक होती है, पूरा अध्ययन भी है उनका, बयान सब कुछ अलग जनपद। और रघुवीर साहब क्या है, जनपद है ही नहीं, शहर ही है, पूरा पूरा नागरिक कवि है वो। इधर एक ट्रेंड सा चला है काफ़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पर 2000 के बाद से, तो या फिर कहूँ कि 1990 के बाद से तो ख़ास तौर पर, कि हर कवि जनपदीयता की महक अपनी कविता में लाना चाहता है, भले ही वो बनावटी हो। जब आप जनपद से आए हों और स्वाभाविक रूप से आए तब तो ठीक है। हाँ। नहीं तो आप अगर आप शहर में पैदा हुए, आपने गांव नहीं देखा या कभी सैलानी की तरह देखा गांव को, लेकिन गांव की संस्कृति और संवेदना में आप उस तरह से नहीं रचे बसे हैं, तब अगर आप लिखते हैं तो गलत है। आप शहर में हैं, यहाँ कम मुश्किलें हैं। विष्णु खरे ने शहर को लेकर ऐसी कविताएं लिखी है, शहर में गाँव को लेकर तमाम चीज़ों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ कहाँ गांव है, कोई लोग उस तरह से नहीं है। लेकिन अब दिल्ली में ही पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ जो आया जो काम करने जाती हैं महिलाएं, जो घरों में काम करने जाती हैं, अपने बच्चों को बिठा देती है। एक छोटा बच्चा अपने से छोटे बच्चों को देखता है, उस दुख को, उस संघर्ष को अद्भुत ढंग से विष्णु खरे ने लिखा। रघुवीर साहब तो है ही इसके तो बड़े कवि हैं। गांव में हत्यारे होते हैं, शहर में नहीं होते। रामदास की हत्या करने वाला हो तो शहरी आदमी भी है, और शहर में भी रामदास पैदा होता है जिसकी हत्या होती है। तो बल्कि गांव से थोड़ा, मैंने एक कविता लिखी थी गांव में हत्या, तो मैंने उसमें ये लिखा है कि गांव में हत्या कुछ ज़्यादा हत्या इसलिए लगती है कि वहाँ पर जब मारा जाता है कोई, तो मृतक को लोग पहचानते हैं उसके रिश्तेदारों के माध्यम से, ये फलाना का बेटा है, ये है, उसको पहचान लेते हैं। ठीक बात। और वो स्त्रियां भी रोती हैं, उस कविता में होता है, जो चुनाव के दिन दूसरी पार्टी में थी। किसी के मारे जाने पर वो वहाँ पर ये नहीं है कि अरे ये तो उस पार्टी में था और मैं इस पार्टी में, हमारे लोग हैं तो मैं इसके, तो वो मरने पर वो भी रोती। शहर में क्या होता है, कोई पहचानता नहीं है। सड़क पर एक आदमी मर गया, सड़क पर है, पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं पहचानता। तो ये ग्रामीण संवेदना और शहरी संवेदना का ये अंतर है। लेकिन शहर में मारे जाने वाले आदमी पर भी लिखा जाता है और लिखा जाना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि हम गाँव के बारे में ही बात करें। असल में कविता को कवि की जो अपनी ज़मीन है, जो अपना दायरा है, जो अपनी समझ है समाज को, कि अपनी समझ, संस्कृति, समाज, परंपरा, चीज़ों को जैसे वो समझता है तो उसी तरह से उसको लिखना चाहिए। किसी फैशन में आके अगर आप कुछ अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो शायद आप बहुत प्रामाणिक काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसमें मुश्किलें पैदा होंगी। नहीं, प्रामाणिक काम कविता में करना भी क्यों है? नहीं, प्रामाणिक मतलब हम कविता के अर्थ में ही कह रहे हैं कि आप, मुश्किलें तो होंगी और वो चीज़ें आ जाएंगी। कविता के साथ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कविता कोई समाजशास्त्र तो है नहीं, समाजशास्त्र की किताब तो नहीं लिखनी है। उसमें भावनाएं हैं और संवेदना है, और मुख्य रूप से उसमें भाषा में कोई तथ्य विस्तार उसको नहीं करना होता है, उसको अर्थ विस्तार करना होता है, तथ्य का नहीं, अर्थ का विस्तार करना होता है। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कहें वो बात सच हो या सत्य आप माने, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे तथ्य होने चाहिए जो उसके मूल सत्य को प्रकट करें। अब जैसे मैंने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, स्त्री थी ना, तो मुझे उस पर दोनों पक्ष ने उसका विरोध किया। जो लोग बहुत सांप्रदायिक परंपरा के ढंग से सोचते हैं, उन्होंने विरोध इसलिए किया कि आपने मिथक का गलत प्रयोग किया है। मैंने लिखा है कि वो छोटी सी है, पंक्तियाँ ठीक ठीक याद ना आए शायद अभी, जो मेरी स्मृति की हालत है, लेकिन वो संग इधर की है बात की, कि होलिका दहन वाले को लेकर स्त्री थी ना, तो कहा कि बिठाया तो उसे गया था इसलिए कि वो जो अग्नि प्रतिरोधक चादर है उसके पास, उसमें होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल मरेगा। लेकिन जब तपिश बढ़ी तो उसने अपनी चादर प्रहलाद को उड़ा दी और खुद जल गई। स्त्री थी ना, बस इतनी कविता। तो वो कविता, उसमें तथ्य सब गलत हैं,
हाँ तो हाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ। तो कोई चादर इस तरह होती भी नहीं यार, हो भी तो उसको बचाने के लिए तो गई नहीं थी, ये कहा जाएगा, लोग कहें। लेकिन हमने स्त्री की संवेदना के एक पक्ष को सिर्फ कविता कर, तो उसमें दोनों पक्ष लोग विरोध कर रहे थे। इस तरह की छेड़छाड़ की जानी चाहिए नहीं, तो दोनों पक्ष विरोध कर रहे थे, जो लोग ट्रेडिशनली उसको मानते हैं वो भी, और जो लोग मिथक को अलग ढंग से मानते हैं, जो हिरण्यकश्यपु के पक्ष में वाले लिखने वाले लोग हैं हमारे, वो हमारे प्रति बहुत सिंपैथेटिकल हैं, क्योंकि मेरे उनसे संबंध भी है और उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। उन लोगों ने कहा कि सर आपने ये क्या, ऐसा तो नहीं था, ये गलत हो गया, मतलब विनम्रता से ही, लेकिन उन लोगों ने विरोध किया। अच्छा, जब ऐसे तथ्याधारित कविताएं लिखनी हों या तथ्य कविता में आने हों, तो जोर ज़्यादा किस चीज़ पर रहता है? वो सत्य पर होना चाहिए, जो तथ्य से अलग भी हो सकता है। कविता का सत्य जो है वो समाजशास्त्र के तथ्य से अलग भी हो सकता है, वही है। तो फिर हमारे एक मित्र ने बहुत फ़ोन करके पूछा, जो विरोध कि सर आप मानते हैं इस कथा को? मैंने कहा कि मैं दोनों को गलत मानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर कहा कि जब मानते, आप दोनों गलत मानते हैं, तो फिर क्यों लिखा आपने? तो मैंने कहा मैंने लिखा क्या, उसको देखो, मैं उसी को सच मानता हूँ कि एक स्त्री ऐसी कभी नहीं हो सकती कि जो गोद में लेकर किसी बच्चे को जला दे, जीवित बच्चे को जला दे। ये स्त्री का जो, अपवाद तो हर चीज़ का होता है, लेकिन सामान्यतः स्त्री का जो व्यवहार है ना, और उसकी जो संवेदना है चीज़ों के प्रति, उसको हमने रेखांकित किया। और कविता में किस चीज़ की प्रधानता ज़्यादा होनी चाहिए, विचार की या भावित करने की? देखिए, विचार तो एकदम नहीं होने चाहिए, पृष्ठभूमि में होने चाहिए, पसमंजर पृष्ठभूमि में। विचार आपके भीतर रचे बसे हो, विचार से आप कुछ भी गढ़ते हैं तो कविता नहीं गढ़ सकते, मत करिए। विचार आपके भीतर इस तरह से बसे हुए हों कि जो आपकी संवेदना में, आपकी भावना में भी उसकी उपस्थिति हो गई है, तब आप विचार, तब वो हो है। अगर आपने सायास करेंगे जहाँ विचार को लाएंगे ना, वहाँ कविता खत्म हो जाएगी। तो सत्य जो है एक अपवाद, यह समझने का विवेक हमारे भीतर, तो सत्य को जस का तस लिखते हैं नहीं, सत्य एक समझने का विवेक हमारे पास होना चाहिए। वो सत्य नहीं है, वो तथ्य है ना, तथ्य को सत्य से जोड़ना होगा। आपने विवेक की चूंकि बात की, आपका ही एक स्टेटमेंट है कि मेरे विवेक का विस्तार मेरी भावुकता और संवेदनशीलता से हुआ। हाँ, तो वही है। लेकिन मेरा यहाँ पर थोड़ा सा इससे मतभिन्नता इसलिए है कि भावुकता विवेकशील कैसे बना सकती है? नहीं, देखिए, भावुकता को लोग बहुत खराब अर्थ पे, या गे जी ने भावुकता को एक खराब अर्थ दे दिया और पूरा हिंदी का समाज उसी अर्थ पर चल रहा है। क्योंकि भावुकता सोचने का मौका ही नहीं देती। नहीं, भावुकता सोचने का मौका भी देती है आपको। भावुकता, अब भावुकता में जो निर्णय लेंगे भावुक होते हुए, वो तर्कशील होगा, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं है, ये बात भी सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो चीज़ें क्या, यह प्रक्रिया आपके भीतर चल, जब आप भावुक होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो तत्काल तो हो सकता है निर्णय गलत भी हो जाए, तत्काल तो निर्णय आप लेते हैं नहीं ना, तुरंत आपके भीतर विचार सही, वो द्वंद्व चलना शुरू होता है, और उस द्वंद्व में भावुकता का निषेध अगर हो जाता है तो आप एक क्रूरता के पक्ष में चले जाते हैं। और उस द्वंद्व में भावुकता को साथ लेकर अगर आप एक और विचार, फिर आप अपने विचार को थोड़ा और ज़्यादा पुष्पित पल्लवित करते हैं, तो आप एक बेहतर निर्णय की ओर जाते हैं। नहीं, विवेक तो तटस्थ होने का मौका देता है आपको कि आप सही गलत के पक्ष में निर्णय लें। हाँ, लेकिन वो भावुकता के साथ में नहीं हो सकता है। भावुकता के बगैर होता है तब भी विवेक आपको गलत निर्णय पर ले जाता है, हमेशा ही ले जाता है। थोड़ी सी भावुकता जीवन के लिए, देखिए, मैं ये मानता हूँ, ये ऐसा मुझे लगता है, और मैं ये मानता हूँ तो अपने विवेक के साथ मानता हूँ, ये भावुकता के साथ नहीं कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए हमें थोड़ी सी भावुकता का बचे रहना ज़रूरी है। और कविता में इसका जो परम निषेध कर दिया अज्ञे ने कि भावुकता एक बुरी चीज़ है और भावुकता वाले औसत श्रेणी से कवि होते हैं, मैं उसका भी उनकी कविताओं का मैं मतलब उनकी कुछ कविताएँ बहुत अच्छी भी हैं, उसका समर्थक हूँ मैं। कुछ कविताएँ, छोटी कविताओं के कवि थे वो, लंबी कविता लिखने की एक कोशिश की, उसमें वो फ्लॉप हो गए, उसमें उन्होंने गड़बड़ियाँ भी कर दी। हालांकि उसके भी कुछ हिस्से बहुत अच्छे हैं, साध्य वीणा के बिंब इतने उदात्त हैं कि प्रसन्न होता है। लेकिन एक शातिर चीज़ें हैं, कौन है प्रियंबद, केश कंबली क्यों है? हमारे यहाँ नावजी ने कहा अजित केश कंबली। मैंने पूछा कि अजित केश कंबली हमारी परंपरा के एकमात्र ऐसे चिंतक हैं जो परम भौतिकवादी हैं, जो ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म तीनों को नहीं मानते।
आपने उनको नायक बनाकर यहाँ पर उस अध्यात्म को स्थापित करने की कोशिश की जो उनका है नहीं, जिसमें क्या हो रहा है कि खुद को साधो तो माने वीणा को बजा नहीं रहा है, हम भीतर से साध रहे हैं तो वीणा अपने आप ठीक वैसे नहीं है जैसे आपने वो होलिका दहन वाली तथ्य से नहीं, तो उसमें तथ्य तो होलिका दहन वाले तथ्य में मैं होलिका की जगह पर सीता को बिठा देता तब वो नहीं होता ना। सवाल यहाँ यह है कि आप ठीक है, आप हम सब मान लेंगे, आप अजित केशकंबली को क्यों चुनते हैं? केस आप किसी और को चुनिए जो परम भौतिकवादी। तो इसका मतलब है कि परम भौतिकवादिकता क्या इतनी निरर्थक चीज़ हो चुकी है कि हम उसको, वो डिबेट में रहे तो ठीक है, कोई भी चीज़ डिबेट में रहे, अध्यात्म भी बहस में रहे और भौतिकवाद भी बहस में रहे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई परम भौतिकवादी है तो क्या उसका इतना निषेध है कि हम उस तरह से उसका विरोध करेंगे? ये है गलत, ये है। चलिए एक कविता की तरफ आ रहा हूँ, कुरुज से है। सबसे पहले तो सवाल यही कि शब्द कहाँ से? ये शब्द ये बहेलियों का शब्द आपने लिखा है इसमें, फिर भी मैं, और ये है भी वहीं से आया। हमारे शहर में मतलब पटना में मैं था ना, तो एक जगह है कुर्जी। तो कुर्जी किसी ज़माने में चिड़ियों का वो था, रहा होगा चिड़ियों का, इसी से कुर्ज से ही कुर्जी शब्द बन गया। और उस शब्दों पर और मेरा बहुत काम नहीं है, मैंने किताब समर्पित की है मासूम रज़ा काज़मी को, इसीलिए कि उन्होंने उस शहर के इस सब छोटी छोटी जगहों के बारे में और मंदिरों के बारे में, कई चीज़ों के, कई स्ट्रक्चर्स के बारे में, कहाँ जैन मंदिर है और उस पर किस तरह से आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर का प्रभाव है, कहाँ मस्जिद है जो मंदिर जैसा है, ये सारी चीज़ों का बहुत गहन अध्ययन किया था उन्होंने अपने शहर। बहेलियों से आपका परिचय उन्होंने करवाया? तो उन्होंने बहेलियों के शब्द से परिचय किया, बहेलियों से परिचय तो था, लेकिन इस कि बहेली इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी में आपकी एक कविता है थोड़ा थोड़ा, जिसके बारे में नामवर सिंह ने जिक्र भी किया था कि ये कविता अपने आप में पूर्ण है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, सब कुछ है। एक कविता में आप सब कुछ कह देना चाहते थे क्या? ऐसा कहा भी नहीं गया, ये तो नामवर जी ने कहा कि इसमें सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा ही है वो। नहीं आप देखिए, लेकिन उसमें एक व्यंग है, एक सत्ता पर है कि एक जो खास, देखिए अभी तो काफ़ी बदल चुका है, एक जो पहले की सत्ता थी ना, है उसमें जो एक उसकी जो एक खूबी थी ना कि वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करती थी। क्योंकि ये तो खत्म भी नहीं हो सकती कविता, अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा कुछ और भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। उसमें कहा भी है कि थोड़ा छोड़ रहा हूँ, जो आप लोग जोड़ते चले जाएं। तो वो है, तो जहाँ मैंने खत्म किया है वहाँ तो अधूरी ही है वो। अब जो वो पूरी होगी, आप करेंगे तो होगी, और करेंगे, ये करेंगे तो होगी। मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा एक सत्ता की जो एक चालाकी होती है ना, जिसमें वो सब कुछ करते हैं, थोड़ा अच्छा भी थोड़ा बुरा भी। कुछ लोग तो एक्सट्रीम होते हैं, देखिए अतिवादी होते हैं जो बुरा ही बुरा करते हैं। ऐसे अतिवादी तो अब शायद होते नहीं जो अच्छा ही अच्छा करे, होते तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारी मांग क्या हो रही है, अरे ये तो बहुत अत्याचार कर रहा है, तो थोड़ा मतलब बहुत वाला नहीं चाहिए, कम वाला चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा वाला की जो विडंबना है, थोड़ा अत्याचार चलेगा, हाँ यही तो चिंतन में आ चुका है। तो ये जो विडंबना है, इसी विडंबना पर ये कविता चोट करती है ना, कि थोड़ी थी धर्मनिरपेक्षता, थोड़ी सी सांप्रदायिकता, थोड़ा सा ये भी और थोड़ा ये भी और ये भी। कविताएं कभी पूर्ण होती हैं मदन जी? नहीं, कविता पूर्ण हो जाती तो लिखना बंद कर देते। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ही है कि आप कविता लिख रहे हैं और एक कविता में से हो सकता है कई सारी कविताएं निकल आएं। होती है, और कविता तो एक निरंतर होता क्या है कि आदमी ही पूर्ण नहीं होता है, कविता भी पूर्ण नहीं होती। अरे ये बहुत ही फिलोसॉफिकल जवाब है। नहीं, फिलोसॉफिकल बात में ना भी जाए, जीवन चला जाता है, लेकिन कविता है क्या चीज़? कविता एक विचित्र चीज़ है ना। मैं तो असफल भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि इस समय समाज का सबसे असफल आदमी कवि है। कुछ नहीं कर सकता हो तो कवि होता है, इससे अच्छा एक कैमरामैन होता, एक सुंदर कैमरा हैंडल करना जानता और बहुत कुछ कर पाता। उससे अच्छा है कुछ भी होना, कुछ भी होने का की सार्थकता से भी कम हो गई है। इतनी हताशा क्यों? हताशा भी नहीं है यार, इस सच्चाई को मान के चले तो क्या दिक्कत है। हताशा नहीं कह के हम मान ले कि कवि कर्म जो है, अब वो जैसे आपकी एक कविता है
नीम रोशनी में संग्रह से ही है। खोई हुई चीज़ों की नज्म संग्रह उसका नाम है कविता का। वे लोग कुछ नहीं खोते जो समय को उंगलियों पर नचाते हैं। खोना मुझ जैसों के हिस्से होता है जिन्हें समय नचाता है। यह बहुत हताशा है। हाँ, हताशा तो है, लेकिन एक सच्चाई भी है। मुझे ये लगता है कि हमेशा उम्मीद की कविताएं लिखनी नहीं चाहिए। अगर आप हताश हैं अपने जीवन में, अगर आप लग रहा है कि हम पराजित, अभी तो एक कविता मैंने इधर लिखी है, पराजितों का गीत, जो शुरू ही शीर्षक ही आप देख लीजिए, इसमें मैं शुरू करता हूँ कि होंगी कुछ इच्छाएं हमारे भीतर तो रहें, लेकिन मैं इस पराजय को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब आप उस कविता को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये पराजय की जो स्वीकृति है ये सामान्य से अलग है। तो खैर अभी वो चूँकि वो तद्भव में छपा था, मतलब वो इसमें नहीं है, तो अभी शायद आपका ध्यान लग गया हो। लेकिन ये जो नीम उसी तरह से ये है हताशा की बात। ये जो खोई हुई चीज़ों की नज्म जो नीम रोशनी में, ये सन 2000 में आया था। आप नौकरी छोड़ रहे थे और सोवियत के टूटने के कई साल हो चुके थे। लगभग एक दशक लगभग हो चुका था। क्या ये जो हताशा है कि खोना मुझ जैसों के हिस्से होता है जिन्हें समय नचाता है, ये व्यक्तिगत था या वो सोवियत का स्वप्न की बात? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, व्यक्ति का सच समय के सच से नहीं जुड़ता है तब तक कोई अच्छी रचना नहीं बनती। सिर्फ सच व्यक्ति का रह जाए तो वो एक चीज़ बनेगी, वो कोई बड़ी रचना कभी नहीं बन पाएगी ना। अच्छी रचना तभी बनती है, कविता तभी बनती है अच्छी। वो श्रेष्ठ उदाहरण मैं मानता हूँ कि राम की शक्ति पूजा इसलिए अच्छी कविता है, उसमें निराला का सच भी है, स्वतंत्रता आंदोलन का सच भी है जिसमें हताशा पैदा हुई है, और मिथक का सच भी है, मतलब हमारी जातीय परंपरा का सच भी है। ये तीनों सच जब एकत्र होते हैं तो तीनों तो शायद उस तरह से मेरी किसी कविता में ना हुई हो, लेकिन दो सच भी कम से कम हो जाए ना। जब मेरा दुख समय के दुख से जोड़ जाता है, जब मेरी हताशा समय की हताशा के साथ इंटरेक्ट करती, तब कविता होती। एक कवि अपने समय को कैसे ऑब्जर्व करता है फिर? एक कवि अपने समय को मनुष्य से अलग कैसे ऑब्जर्व करता है, इसका जवाब तो आप बहुत मुश्किल भी होगा, थोड़ा टेढ़ा बनेगा, लेकिन मनुष्य की तरह ही मानिए। और हम जब देख रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में, एक स्वप्न तो था, ये सिर्फ कवि का स्वप्न नहीं था। सोवियत संघ के रहने के पहले तक दुनिया बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब दुनिया अच्छी हो सकती है, बदल सकती है, इसका विश्वास ज़्यादा लोगों में ज़्यादा था। उसके बाद ये विश्वास बहुत कम लोगों में रह गया कि दुनिया बदल भी सकती है और अच्छी भी हो सकती है। हालांकि मैं उसके संकट को उस तरह से मानता भी नहीं हूँ, बल्कि तो मैंने कहा भी कि ये संकट ही समाजवाद का नहीं था। एक देश विघटित हुआ है तो राष्ट्रवाद का संकट था, वो राष्ट्र टूटा है, विचारधारा टूटती नहीं है ना, सरकार खत्म होती है, तो टूटा तो राष्ट्र है। यानी एक सोवियत संघ था जो रूस में, यूक्रेन में, अब तो यूक्रेन और रूस युद्ध भी कर रहे हैं, और कई देशों में, पश्चिम एशिया कह रहा हूँ, इसके मध्य एशिया के कई देशों में बट गया। वेस्ट एशिया ठीक है, हाँ, मध्य एशिया ही कहते हैं, उसको मध्य एशिया, पूरा इतिहास ही लिखा है उसको, मध्य एशिया का इतिहास राहुल जी ने। तो वो बट गया, तो ये तो राष्ट्रवाद का ही संकट हुआ ना। सोवियत संघ का जो राष्ट्रवाद था वो टूट गया, समाजवाद काहे के लिए टूटेगा? लेकिन ये अलग बात है, कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई यही है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया जैसी है, इससे जल्दी बेहतर बनाने की जो एक आकांक्षा थी कि ये दुनिया बेहतर क्यों जा रही है, आकांक्षा खत्म ना हुई हो तो नहीं हुआ, उम्मीद पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया ना। आकांक्षा तो नहीं खत्म हो जाती, लेकिन उम्मीद किए गई कि शायद अब ना हो। और अभी तक अब दुनिया जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, तो लगता है कि बहुत बेहतर यह दुनिया बनेगी। अपने युवा दिनों में जैसा हम सोचा करते थे कि दुनिया जैसी है उससे बेहतर बन जाए, अब शायद उस तरह से बेहतर ना भी बन पाए। ये निराशा तो आई कहीं ना कहीं। अब एक और कविता है मेरी, शायद वो भी वो है किसी संग्रह में है, वो बिजू का, तो जिसमें हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले सपना मरा और एक खूबसूरत दुनिया में हो मेरा घर, उसकी जगह पर मैं सोचने लगा दुनिया में हो मेरा खूबसूरत घर। ये मध्यवर्ग की शिफ्टिंग है। उस निराशा ने क्या किया, पूरा मध्यवर्ग पहले सोचता था कि
एक अच्छा शहर बने, एक अच्छा गांव हो, एक अच्छा देश हो जिसमें हमारी भी अच्छी जगह हो। अब लोग सोचने लगे हैं बाहर में जाए, गांव, देश, शहर, मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे पैसे हो, मेरे पास। तो ये जो सोचने का ढंग बदला, मध्यवर्ग, भारतीय मध्यवर्ग तो अपने क्लासिकल रूप में कभी अच्छा मध्यवर्ग बन भी नहीं पाया था, क्योंकि कभी जाति से मुक्त नहीं हुआ, संप्रदाय से मुक्त नहीं हुआ, तो काहे का मतलब जिन अर्थों में पश्चिम में मध्यवर्ग है, उस अर्थों में हम कभी नहीं हो पाए। ठीक। क्योंकि हम शहर में आकर अच्छी नौकरी करके, अच्छा पैसा करके भी घर में जाते हैं अपनी जाति, ये एक तरीके की पराजय भी तो है। हाँ? एक तरीके की पराजय भी तो है। तो करने लगे, तो ये मध्यवर्ग तो लेकिन यही वजह है क्या मदन जी कि आपके पीढ़ी के कवि या 1990 के बाद के कवि या 80 के कवि जिन्होंने अब तक सक्रिय हैं, उनकी कविताओं में बाजारवाद, भूमंडलीकरण और सोवियत ये शब्द जा नहीं रहे हैं, इनकी टीस नहीं जा रही है। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, पराजय तो है, पराजय के बारे में और निराशा है तो है, एक सच्ची निराशा और सच्ची पराजय का बोध होना और उसको लिखना, लेकिन उसके भीतर भी आपकी ताकत तो है ना। आप मनुष्य हैं, आप बोल तो रहे हैं ना, तो ताकत दिखनी चाहिए। एक तो ये है, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, असल में भूमंडलीकरण का मतलब ये होना चाहिए था कि विश्व में जो संसाधन है, जो सुविधा है, जो टेक्नोलॉजी है, जिस मनुष्य कुशलता है, जिसको मनुष्य ने विकसित किया है, उसको पूरे वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाया जाए, ताकि हर आदमी खुशहाल हो सके, हर आदमी का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो सके। मतलब एक एक आदमी की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लोगों का तो हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है, हो सके। और ये हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। मनुष्य अगर लालच से बाहर आ जाए तो सारे मनुष्यों के जीवन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लालच ने सब लोगों की खुशहाली पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों के लालच। दूसरी तरफ है कि कविता में संकट एक दूसरा है। कविता में संकट है कि कई चीज़ों का जो विरोध आपको दिखता है, कवि कर रहा होता है शायद, लेकिन वो असल में उसका समर्थन कर रहा होता है। जैसे उपभोक्तावाद है, उपभोक्तावाद चूँकि आप दिन रात इसमें डूबे हुए हैं खुद, तो क्या होता है कि आप लिख तो रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन असल में आप उसके पक्ष में हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपके घर में जो चीज़ें आई हैं ना, तो वो है। जैसे मूल एक संकट क्या पैदा हुआ हमेशा पूरी दुनिया में, जब से सभ्यता बनी है तब से विचार आए। तो विचार एक तो आए नहीं, शुरू में एक कबीले का, एक चीज़ का एक विचार होता था। जब से कबीलों की टकराहट से ही सभ्यता बनी, मैंने कई विचार आ गए, कई भाषाएं आ गई, शब्द तक बने। हमारी भाषा, प्राचीन भाषाएं जितनी है, उसमें आप देखिएगा कि किसी एक चीज़ के लिए, सूरज के लिए बहुत नाम है संस्कृत में, हिंदी में बहुत नहीं है, आधुनिक भाषाओं में नहीं है, अंग्रेजी में बहुत नहीं है, लैटिन में बहुत है। तो क्या है कि वो अलग अलग कबीलों के शब्द थे जिनको लेकर जोड़ा गया, भाषा के निर्माण की वो प्रक्रिया थी। तो उसी तरह से विचार जब आए तो दो टकराए, तो कई विचार आए। हमेशा विचार तो विचार के विरुद्ध विचार, एक विचार के विरुद्ध दूसरा विचार, सही होता है, और इसी से वैचारिक संघर्ष चलता था। पहली बार हुआ क्या सोवियत संघ के विघटन के बाद कि विचार के विरुद्ध बाजार आया, विचार नहीं आया। अच्छा, आप ठीक है, आप क्रांतिकारी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है कि आपका फ्रिज बहुत पुराना है, सिंगल डोर वाला है। कविता है आपकी इस पे? हाँ, नहीं, डबल डोर वाला ले लीजिए ज़रा बेहतर। तो आप क्या है कि आपको उपभोक्तावाद में फंसा दिया गया, आपके विचार के विरुद्ध कोई नए विचार लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मदन जी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इसको 3 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी कविता में बिंब और वो शब्द वही के वही हैं, उससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उसमें आना चाहिए, कविता आ भी रही है बाहर, नए लोगों को लाना चाहिए, और आ भी रही है, बहुत कम आ रही है, ये कह सकते हैं, होना ये चाहिए। आपका कहना सही है कि ये विचार के विरुद्ध बाजार तो बहुत दिनों चल रहा। अब जो नए यथार्थ हैं, हालांकि मूलभूत यथार्थ यही हैं, लेकिन नए यथार्थ हैं, बहुत चमत्कारिक चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से आपके यहाँ हत्यारा शब्द है, वो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है।
आपको लगता नहीं है ये बिंब भी बहुत पुराना पड़ चुका है? नहीं, वो निश्चित रूप से पड़ चुका है, लेकिन हर बार हत्यारा वही नहीं है हमारे यहाँ। तो बताइए, देखिए हम कई बार ऐसा होता है हमारे पास, हम शब्द को एक नया अर्थ भी देते। शब्द के होने से कुछ नहीं होता। शब्द का अर्थ क्या है, नया यथार्थ को शब्द वहन कर रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे जैसे हत्यारा पर कई कविताएं हैं मान ली मेरी, तो हर जगह वही नहीं है, अर्थ बदल जाता। अब जैसे विजेता हत्यारा है, तो वहाँ उसका हत्यारा का एक दूसरा अर्थ, हत्यारा रो रहा है संसद में, और वो घटनाएं अब चूँकि हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि हत्यारे की कितनी परिभाषा है, एक एक पंक्ति में। तो अब जैसे मैं बाज़ार अगर कहता हूँ बाज़ार है, तो बाज़ार कहने का मतलब अगर हम सिर्फ उसका उसमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, मतलब हम वो शब्द वही अर्थ ला रहा है जो 90 के दशक में ला रहा था, तब उसके कहने का मतलब नहीं है कोई जी। लेकिन अगर वो नया अर्थ ला रहा है तो है, क्योंकि मूलभूत शब्द तो बहुत सारे रह जाते हैं ना। जिसे देखिए क्या है, रघुवीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कविता के बारे में। उन्होंने कहा कि जो मूलभूत जो भावनाएं हैं मनुष्य की, तो वही रहती है आदिकाल से। प्रेम करना, घृणा करना, आदि तमाम चीज़ें मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ, संगठन में जीना। लेकिन चुनौती तो कवि के सामने यही है ना कि ये चीज़ें तो ये तो रहेंगी, ये नहीं बदलते। लेकिन बदलते क्या है, नए मानवीय संबंध, नया जो ह्यूमन रिलेशन है वो बनता है। मैं रघुवीर साहब की बात में विनम्रता से जोड़ता हूँ, जब भी इसका पक्ष लेते में बोलते हुए, कि नए मानवीय और सामाजिक संबंध भी नए बदलते हैं। किसी भी एक घटना के बाद, किसी भी एक चीज़ के आने के बाद सोशल रिलेशन भी बदलता है। ठीक बात है। अब जैसे पहली बार जब टेलीविज़न हमारी कॉलोनी में आया, तो जिस घर में आया उस घर का सामाजिक स्तर बाकी टेलीविज़न विहीन लोगों से थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा उन्नत हो गया। अब तो घर घर में आ गया है, तब दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है अब है, लेकिन उस समय वो था। तो इस तरह से हर छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, वो मानवीय रिश्ते के साथ साथ सोशल सामाजिक रिश्ते को भी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी घटनाएं, चीज़ें बदलती हैं। ठीक है। अच्छा, उसको अगर आप उस परिवर्तन को नहीं पकड़ते हैं, तब उसके लिखने का कोई मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि कवि के सामने चुनौती, कवि क्या, लेखक के सामने चुनौती तो यही है ना कि जो पहले कह दिया गया है, अब उसको या तो आप नए तरीके से कहें या उन चीज़ों को खोजें जो नहीं कहा गया है। बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें कहाँ हैं जो पहले नहीं कही गई हैं। बदलाव के बगैर नहीं होती है चीज़ें, लेकिन स्मृति के बगैर भी नहीं होती। ठीक बात है। देखिए, अब ये है क्या कि मैं अभी एक छोटी सी कविता, इधर तो आजकल लिखना मेरा सब चौपट हो गया था, तो चौपट वही घटना के बाद कहा आपको, तो काफ़ी दिनों से कुछ नहीं लिखा, लेकिन इधर से लिखना शुरू किया 2-4। तो एक अधूरी सी कविता रही। अब उसकी चर्चा अधूरी कविताओं की नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जिसमें उसमें से भी ये आता है कि हर चुम्बन अगर नया नहीं होता तो हम चूमते ही क्यों, और अगर पुराने की स्मृति नहीं होती तब भी हम क्यों चूमते किसी को। तो हर चुम्बन एक नया चुम्बन है, लेकिन हर नया चुम्बन होने के साथ साथ पुराने की स्मृति भी उसमें है। तो स्मृतियां भी रचती है नएपन को। ये जो द्वंद्व है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। सब कुछ नया नहीं होगा, लेकिन ये बात है कि नया नहीं होगा तो वो दोहराया क्यों जाएगा। और अगर एकदम नया होगा तो हमारे गुरुदेव एक शब्द कहा करते थे, मूलोच्छेदनी मौलिकता। ऐसी मौलिकता जो मूल का उच्छेद कर दे। तो वो वैसी मौलिकता किसी काम की नहीं होती नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अंग्रेजी की एक वो कविता नहीं, वो छोटी सी कथा ही है वो, जो है ना, द स्पाइडर एंड द बी। एक मकड़ी और एक मधुमक्खी संवाद। तो मकड़ी कहती है कि भाई मैं तो बिल्कुल मौलिक हूँ, मैं जो जाल है ये तो मौलिक है, मैं इसको अपने मल से निकाल जाल मकड़ी बुनती है तो मौलिक है, और तुम जो मधु जमा करती हो तो मौलिक है नहीं, वो तमाम के पराग से जमा। अब आप बताइए कि समाज के रूपादेय मकड़ी की मौलिकता है या मधुमक्खी की जो संग्रह करने वाली स्थिति है, अमौलिकता कह ले, फिलहाल कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो कौन सी है। तो ये है कि मौलिकता हमेशा ज़रूरी है, लेकिन वो मूलोच्छेदनी नहीं होनी चाहिए। मौलिकता की चूँकि बात की है, ये बताइए कि
मदन जी, संग्रहों की कविताएं, शुरुआती संग्रहों की कविताएं आपकी जो है खंडों में विभाजित क्यों होती हैं? देखिए, शुरुआती संग्रह में खंडों में विभाजित होने की कविताएं ये रही कि मैं बहुत दिनों से लिख रहा था, बहुत बाद में संग्रह है, तो अलग अलग प्रवृत्तियों के एक संग्रह भी हो सकते थे। अब अलग अलग प्रवृत्तियों अलग एक लंबा कालखंड हो गया ना, जैसे अब हमने जो संग्रह दिया है उसमें विभाजित नहीं है। इसके पहले वाले में एक विभाजित इसलिए है कि आदिवासियों को लेकर जो कविताएं थी उसको हमने अलग प्रवृत्ति थी और विभाजित कर दिया। उसके पहले वाले में भी विभाजन का एक दूसरा कारण था कि वो छोटी कविताओं का बना रहा था मैं, एक खास तरह की विषम पंक्तियों की, तो छोटा बना, तो 10-20 पेज पुरानी कविताएं जो छोड़ दी थी वो भी विषम पंक्तियों वाली थी, उसको कर लिया था। इसलिए भी मतलब जो ट्रेंड है ना, चूँकि हुआ ये कि अब संग्रह आपका बहुत दिनों के बाद आ रहा है, तो आप 5 संग्रह नहीं ला सकते, तो 5 तरह की जो कविताएं प्रवृत्तियों की है उसको एक खंड बनाकर, तो कोई खंड बराबर ही, ये तो 2 चीज़ है, एक तो लिखी भी कम होगी, यह भी है, और कम ना भी लिखी तो जब लंबे समय के बाद खंड आता है तो बहुत सारी कविताएं की छटाई भी हो जाती है। उसी संग्रह की ओर जा रहा हूँ जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें अब खंड में विभाजित नहीं है, दूर तक चुप्पी, उसमें खंड में विभाजित कविताएं आपकी नहीं है। लेकिन कुरुज की एक कविता है, इन चुप्पियों का क्या करें। उसमें एक पंक्ति है, 1000 विषय पड़े हैं कविता के लिए, फिर इन चुप्पियों पर क्यों की जाए इतनी मगजमारी। और आपका अगला संग्रह आता है, उसका नाम ही आता है दूर तक चुप्पी। क्यों फिर की इतनी मगजमारी? नहीं, वो तो संग्रह के नाम से सिर्फ आप देख रहे हैं, नहीं, इसमें कविता भी तो असल में इसमें एक व्यंग भी है, एक आयरनी भी है, एक विडंबना भी है। हम चुप्पियों का विरोध, चुप्पियों की चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन फिर अपने पर एक व्यंग कर रहे हैं कि इतने विषय हैं तो चुप्पी पर क्यों बात कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बात करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, तो एक विडंबना है। इस जो पंक्ति आपने चुनी है ना, वो विडंबना है, और उस विडंबना के बाद, क्योंकि चुप्पियाँ हमेशा ही ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा बहुत, जैसे हम बोलते हैं तो उसकी एक सीमा बनती है, क्योंकि चाहत तो ऐसे ही कविताओं की होती है जो चुप्पियों का रहस्य खोल दे। हाँ, तो उसमें पंक्ति भी आती है कि रहस्य खोल दे, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप्पियों का रहस्य पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता है। जैसे मनुष्य के मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग रहे, जैसे मुक्तोर काफ़ी है, और उन्होंने कला के 3 क्षणों की जो चर्चा की, तो उसमें तीसरे क्षण में वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति, लेकिन वो भी ये मानते हैं, बहुत साफ नहीं लिखा है तब भी वो मानते थे, और मैं उसको और ज़्यादा उस पर बल देकर बलाघात के साथ मानना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति हमेशा ही संपूर्ण अनुभव की नहीं हो, संपूर्ण अनुभूति जो होती है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है भाषा में। चलिए, इसी की अगली कविता है एशिया में कविता। एक तो फ़ोन पर बात करती हुई स्त्री का पूरा इसमें वर्णन, उसके हाथ कितने सुंदर, उसके हाथ कितने सुंदर, तो उसमें आपने बहुत खासा ध्यान रखा है कि कहीं भी कविता अश्लील ना हो जाए या कुछ ऐसा वर्णन ना हो जाए जो कि सही ना हो आपके लिहाज से भी। लेकिन उसकी 2 पंक्तियों पर गौर कर रहा हूँ, सुंदर स्त्रियां करती ही हैं लंबी फ़ोन वार्ता। ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं है? हो सकता है कि पुरुष हावी हो गया हो। वैसे मुझे शायद ऐसा लगता था उस समय, लगा कि बस, और उसके कारण सकारात्मक है कि स्त्रियां जो है ज़्यादा, कई जगह मैं कहा है कि स्त्रियों के बारे में, एक और कविता है गोलबंद स्त्रियों की नज़्म, जिसमें लंबी, तो होता क्या है कि स्त्रियों को अभिव्यक्ति का अवसर कम मिला है, तो जब मिलता है तो जाहिर है कि वो ज़्यादा करती तो स्त्रियां करती ना, सुंदर स्त्रियां करती हैं या लंबी फ़ोन वार्ता? सुंदर तो उस समय हो सकता है कि जो कर रही थी, सुंदर स्त्रियां लंबी वार्ता करती हैं, इसमें थोड़ा आप अपने हिसाब से निहितार्थ तक जा सकते हैं। शायद मैं वहाँ तक न गया हूँ कि वो उसका यह भी अर्थ होगा, ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब कोई बनता है, हो सकता है कि ये हो कि आपका कहना सही हो कि दूसरी सभी स्त्रियां करती हैं, लेकिन होता क्या है कि सौंदर्य जो है उसकी एक विडंबना भी है जो स्त्रियों को झेलना पड़ता है, और लंबी वार्ता करने का मतलब हमेशा प्रेम में वार्ता ही नहीं है। ठीक बात है आपकी, प्रतिकार की वार्ता भी लंबी होती है, तो वो तो सभी स्त्रियां कर सकती हैं। सभी नहीं, स्त्री सुंदर का एक अद्भुत एक ये है, अवधि का लोकगीत है, तिरिया जन्म मति दियो गुसैया वो अयोध्यावासी। कह रहा है कि हे गुसैया, जो आप तो अयोध्यावासी अभी आजकल चर्चा में है ही, तो स्त्री का जन्म मत देना, और फिर तिरिया जन्म यदि दी हो अधिको सूरतिया न दी हो गुसैया हो अयोध्यावासी। अगर तुमने
स्त्री का जन्म दे ही दिया तो अधिक सौंदर्य मत देना। कॉन्सेप्ट तो यह है कि हर स्त्री सुंदर होना चाहती है और हर आदमी चाहता है कि उसकी स्त्री सुंदर हो, दोनों चीज़ें। लेकिन वो कह रही है, किस वेदना से कह रही है कि अधिको सूरतिया मति दी हो गोसैया हो जो। तो अब आप कह रहे हैं ना, बात यह है कि अगर मैं इसकी पहली ही पंक्ति हटा दूं, फोन पर बात कर रही थी एक सुंदर स्त्री, अब उसमें से मैं सुंदर हटा दूं, फोन पर बात कर रही थी एक स्त्री, और पूरी कविता पढ़ जाऊं, तो भी मुझे लगता है कि बात बन जाती है। ठीक है, सुंदर एक अवलंब की तरह आ गया, और शायद इसलिए भी आ गया कि यह एक यथार्थ भी है। जो उस फ़ोन के ज़माने में मैं बहुत देर तक इंतज़ार करके ऊब रहा था, और वो फ़ोन स्त्री किए जा रही थी। और नहीं, कविता अच्छी है। तो इसी की अंतिम पंक्ति पे आ रहा हूँ। यूरोप में तो जो लिखा वही हो जाती कविता, एशिया में ये क्यों कर हो। अब ये यहाँ से एक डिस्कोर्स, एक बहस शुरू होती है एशिया को लेकर के। मैं कह रहा है कि यूरोप में तो ये डिस्क्रिप्शन है ना सौंदर्य, माने विवरण जो है वो यूरोप में एक कविता, एक अच्छी कविता का रूप ले सकती है, लेकिन एशिया में विवरण मात्र से चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि इसकी एशिया की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो गहराई है, वो हमें किसी दूसरी दिशा में ले जाता है। अब ये डिबेट एक तरह की, एक बहस इसमें नहीं शुरू हुई है, लेकिन इस पर बहस हमने की है, एक लेख भी लिखा है हमने एशियाई। मेरे मन में एक अवधारणा हमेशा रही है, एशिया की कविता, एशिया की संस्कृति, सिर्फ भारत से नहीं, मतलब एशिया, और इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं एशियाई देशों में जो यूरोप से बेहतर, बल्कि सब कुछ सीखा है उसने यहाँ से। जब आप कविताएं लिख रहे हैं, जैसे आपने निठारी कांड पर एक कविता लिखी, आपकी कविताएं निठारी कांड पर, अंकित की मौत पर एक कविता आपकी है, प्रेम में हत्या, पृथ्वी सम्मेलन पर आपकी कविता है, पहले ही संग्रह में है, 1991 का संग्रह। जब इस तरह की कविताएं आप लिख रहे हैं, ये भय नहीं रहता कि रपट ना हो जाए? ये रहता भी है, और हो जाए तो हो जाए। कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय में जो कह देनी चाहिए, और इस बात से नहीं बचना चाहिए कि ये कविता नहीं बन पाएगी और उसी में से बन भी जाएगी और नहीं भी बनेगी। अंततः दो चीज़ें आपको आती है कि हम अपने समय के सच से कितना टकराते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम कविता की कीमत पर टकराना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कविता बचाने की कीमत पर सच को नकारना भी नहीं चाहते। यह जो द्वंद्व है ना, ये डायलेक्टिक से बना रहना चाहिए, मुझे लगता है। तो रिपोर्ट अगर हो ही जाए तो रिपोर्ट तो छप ही रही है। हाँ, रिपोर्ट अगर छप रही है तो रिपोर्ट में संवेदना के वो तत्व अगर हैं, आपको दिख रहे हैं, तो मान लेते हैं। तो क्या रिपोर्ट में जो अब जैसे पृथ्वी दिवस पर कोई भी रिपोर्ट छपी है, क्या उस रिपोर्ट में कि जो पहना रहे हैं कंगना, वो जो पृथ्वी का जो उनके जो वो है, असल कविता अंततः भाषा बनाती है ना, और भाषा नहीं बनाती है तो नहीं बने। इसलिए कविता के साथ ये है, जैसे कहानी के साथ ये है क्या कि आपके पास ये प्रश्न उठता है कि भाषा कमज़ोर है या भाषा आप बदल भी सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कमतर है तो कहानी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपके पास कंटेंट है तो है। कविता के साथ ऐसा नहीं है, कविता पूरी तरह भाषा में ही रच के आती है, विफल होती है तब भी भाषा में रच के आती है। और क्या होता है जब क्या होता है मदन जी, जब जिस शब्द की खोज में आप हैं वो शब्द आपको नहीं मिला, उसके आसपास का शब्द मिला, तब क्या करते हैं? उस पूरी पंक्ति को बदलते हैं या फिर उस शब्द की खोज तक इंतज़ार करते हैं? नहीं चाहते हैं कि शब्द मिल जाए, और ऐसा नहीं है तो कई बार हम लोग शब्द गढ़ देते हैं। अब जैसे मैं वो सन 2002 वाले कांड, नाम नहीं लेंगे हम, कुछ पे है, पर जो कविता लिख रहा था तो उसमें उसका शीर्षक ही है कुशंसता। कहा कि खंड ही है पूरा उस नाम से, शायद नृशंसता से शायद वो हम न कह पा रहे हैं, कुशंसता आपने कहा। हाँ, क्रूरता और नृशंसता को मिलाकर एक शब्द बनाया, क्योंकि कई बार ये भी होता है। ऐसी एक फावा शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, मुझे याद आ रहा है। फाव, हाँ, वो जो घलुआ भी कहते हैं हमारे यहाँ, जो दे देता है कोई, लेकिन वो उससे वो बात नहीं आ पाती जो भाव से आता है। तो इस तरह के शब्द बहुत जगह पर बिखरे पड़े हैं। आप अंतर्मुखी हैं? कह नहीं सकता मैं, अब ये तो किसी और को इसका मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा मानते भी हैं, कविता में कहीं कहीं होता भी हूँ, और लेकिन जहाँ व्याख्यान देना होता है, भाषण देना होता है, आंदोलन में नारा लगाना होता है,
तो वहाँ तो नहीं रह जाते। तो शायद ये द्वैत हो मेरे चरित्र में। तो इस आप जैसे आप चलते हैं, मान लीजिए चलते समय मैं पाँव थोड़ा घिसट देता हूँ कि कैसे चलता हूँ, ये मेरी तुलना में दूसरा ज़्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर सकता है ना। नहीं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में तो होता ही होगा। हाँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता, बहुत है। तो ये दूसरे लोग माने कि मेरा मूल स्वभाव अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दोनों चीज़ें अपने समय पर आती हैं। ठीक है, इसी से जुड़ी एक कविता की पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि घूसखोर मुझे डरपोक कहते रहे, बेईमान मुझे निष्क्रिय बताते रहे, चाटुकार मुझे अहंकारी मानते रहे, पाखंडी मेरी नैतिकता का मजाक उड़ाते रहे, अवसरवादी मेरी निष्ठा पर सवाल उठाते रहे। जब ये लिख रहे थे तो अपने आप को भी ध्यान में रख कर लिख रहे थे या और लोग रहे होंगे? नहीं, कम ही लोग थे। मैं जब लिख रहा था तो मैं नौकरी में था। और नौकरी की जो दुनिया होती है, सरकारी नौकरी की दुनिया में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, और उसमें आप टारगेट इस तरह के हैं तो हो जाते हैं। खैर, आपका व्यक्तित्व अगर ऐसा है कि कुछ और भी आपके पास है, मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ें हैं तो मुझमें तो मैं अखबारों में भी लिख देता था, और कभी किसी कंपनी की अच्छी खबर भी छपवानी हुई तो मेरे एक फ़ोन करने से सभी अखबारों में छप जाता था। यह भी एक पक्ष था। तो भले ही इसके लिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इसके कारण वो थोड़ा सा दब जाए, लेकिन फिर भी वो सब मानता ही था। भीतर से आपस में परोक्ष में बात करते कहते ही थे, जैसे कोई चीज़ खरीदना है तो कमीशन खोरी करेगा सब। तो अंततः मैं तो ये यहाँ तक मान लिया था कि भाई ऐसा करो कि मुझे किसी खरीदारी में शामिल मत करिए। तो यहाँ तक कि जो मैं राजभाषा की पुरस्कारों की खरीदारी में मैं कमेटी बना देता था। हमारे ऑफिसर जीएम कहते थे ये क्या किया? तो कहे ठीक है, एक पर्सनल का, एक फिनांस का आदमी को रख दिया है, और एक आपको एडमिनिस्ट्रेशन का रख दिया है, एक मार्केटिंग का रख दिया है, तो 3 लोग हो गए, ये लोग खरीदारी कर देंगे। तो बाद में उनको तो पहले समझ में नहीं आया, बाद में उनको समझ में आया कि ठीक है चलो, क्योंकि जानते हैं कि तीनों को कष्ट होगा, कमीशन लेगा। अब मैं न कमीशन लूँगा न मैं जाऊँगा, तो मैं देने नहीं दूँगा। ऐसे एक आध बार हुआ तो सबका मुँह लटक गया। तो फिर क्या करेंगे आप? कहा कि इन चीज़ों में शामिल ही मत हो। लेकिन इन चीज़ों में शामिल नहीं हो, ये कोई जीत नहीं है, या पराजय ही है। और इस पराजय ने ही अंततः बाध्य किया कि आप नौकरी छोड़िए, क्योंकि आप उसमें कोई क्रांति नहीं कर सकते। या तो सस्पेंड होइए, वहाँ पर आंदोलन हंगामा कीजिए, ये आदमी चोरी करता है, ये करता है, और सब जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं। जैसे हमारे जनरल मैनेजर फिनांस के बड़े वो थे, ईमानदार आदमी थे, बंगाल के थे वो। तो उन्होंने देखा, और एक बार मैं उनसे ऐसे किसी सिलसिले में भाषा के बारे में बातचीत करने गया, तो वो दूसरा अधिकारी उनको कह रहा है कि सर ये तो अकेले आदमी हैं जो गलत टीए बिल और मेडिकल बिल नहीं बनाते। तो मतलब फिनांस वाले को पता रहता है कि बाकी सब ये करते हैं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम है जो चलता है। तो हाँ, साहित्य में इस तरह के लोग हैं, होंगे, होना चाहिए। देखिए, मनुष्य साहित्य में हालांकि नहीं होना आदर्श तो यही है कि एक साहित्य का मतलब संवेदना का मसला है भी है। एक संवेदनशील आदमी ऐसा कैसे होगा? लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि साहित्य में अगर ऐसे लोग हैं, गलत लोग हैं, तो उनका लेखन कभी भी अच्छा नहीं है। और जो लोगों ने अच्छा लिखा है, जिनका लिखा अच्छा लगता है, तो उनमें कुछ बाहर से बुराइयां दिखाई भी दे रही हो तो गहराई से बैठ कर देखिएगा तो बुराई है नहीं। बुराइयां 2 तरह की होती है, एक आरोपित भी होती है, और ये है कि मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को, जैसे मंगलेश जी थे। अब उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता था कि मूलतः मनुष्य के रूप में वो बहुत अच्छे थे। गुटबंदी भी वो करते दिखते थे, वो उसका मैं विरोध भी करता था, लेकिन वो लगता था कि वो सब बहुत शातिरपना नहीं है, वह भी एक भोलेपन में है। तो कहीं ना कहीं से उस लेवल पर एक भोलापन था, और इसलिए वो अच्छा कवि थे। और अगर जिन लोगों में वो नहीं है, वो भोलापन, वो चीज़ें हैं, और वो अच्छे कवि नहीं हैं। मदन जी, एक चीज़ और, शुरुआती संग्रह आपके कुछ वर्षों के अंतराल पे आए, अंतराल ज़्यादा था। बीते 3 जो आए हैं, 14, 16, 19 संभवतः, अगर मैं ठीक 14-15 कहिए। हाँ, 14, 15, 19 लगातार इधर आए हैं। हाँ, वो इधर हुआ क्या कि 14 वाला संग्रह तो पूरी तरह से मैंने कहा कि एक प्रयोग ही है, दूर तक चुप्पी, जिसमें छोटी कविताएं थी, वो पहले की भी थी, वो क्रमशः उसका क्रम नहीं बनता है। मतलब उसमें एक कविता मेरी सबसे पहले की है, 1973 की भी है,
चौड़िया की चोंच, और वो उस समय की भी है। 73 मतलब जब आप एकदम शुरुआती कविता है। वो स्कूल सबसे मेरी जो कविताएं नष्ट कर दी मैंने, वो जहाँ से वो देखिए वो तुकबंदी है उसमें, वो छंद जहाँ से छंद का छूटना दिखता है, तो वहाँ से वो चीज़ें भी ले ली गई थी, तो इसलिए वो संग्रह बन गया जल्दी से। और 75 रेगुलर संग्रह तो क्रूज के बाद अपना ही देश, यानी 6 के बाद 15 वाला ही आया, 14 वाला बीच में जो एक अलग से आ गया, इसलिए वो नज़दीक दिखता है। छंद छूटा क्यों? छंद क्या विचारों को बांध रहा था? छूटा नहीं, देखिए 2 तरह की चीज़ है। छंद को मैं आज भी मानता हूँ कि सबसे आदर्श स्थिति है। अगर छंद में अपनी जटिल अनुभूतियों को सरलीकृत किए बगैर आप व्यक्त कर सकते हैं, तो छंद में लिखना सबसे आदर्श है। लेकिन छंद के कारण अगर अनुभूतियाँ का भी सरलीकरण हो जाता है, जैसे क्या है कि कोशिश क्या रहती है हमारी कविता, आदर्श कविता है मेरी समझ से, जटिल अनुभूति की सरल अभिव्यक्ति। लेकिन सरल अभिव्यक्ति के लिए अनुभूति की जटिलता का सरलीकरण नहीं किया जाना चाहिए, और अनुभूति की जटिलता को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति को जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए कि कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। 2 चाहिए लगा हुआ है और 2 चाहियों के बीच में बात फंसी हुई है, तो उसमें जो हो जाए। 20वीं शताब्दी की जो कुछ महानतम कविताएं हैं, निराला तो छोड़िए, छंद के बड़े कवि थे वो, रघुवीर सहाय की कविता, रामदास छंद में है, और पूरी तरह गद्य को छंदबद्ध किया है। तो गद्य को छंदबद्ध करके, और जो उन्होंने महत्वपूर्ण कविता कही, अपने समय की एक जटिल घटना को उठाया, मतलब कह के मारना अब तो साधारण बात हो गई है, लेकिन जब रघुवीर सहाय लिख रहे थे रामदास, तब कि बता कर कि हम आपकी हत्या कर देंगे, हत्या करना कोई साधारण बात नहीं थी। यही जटिल मनस्थितियों की उपज से अपने कविता काल यात्री भी लिखी। लंबी कविता है, प्रेम की भूमि पर है, लेकिन मनस्थिति जटिल है। हाँ, संस्कृति वो असल में मेरी प्रेम कविता 2 तरह की है, मेरे पास भी है। सरली लोग कहते हैं सरल, और उसमें मत देखिए। एक वो कविता है जो समाज से बाहर से मनोभावों की ओर यात्रा करती है, उसमें कविता जटिल हो जाती है। मुक्तिबोध की सारी कविताएं इसी तरह की है, इसलिए जटिल है। दूसरी वो कविता होती है जो मनोभावों से समाज की ओर आती है, जैसे नागार्जुन आते थे, नए गगन में नया सूरज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। मैंने एक शब्द का इधर से उधर कर दिया प्रयोग, लेकिन वो है कि होता क्या है, ये तो सरल है क्योंकि मनोभाव इसमें बाहर आए अभिव्यक्ति, यहाँ ताकत है भाषा की। तो ये है, नागार्जुन की कविताएं संवरती कहाँ हैं भाषा की ताकत से। आलोचकों से नाराज रहते हैं? काहे के लिए? मैं न किसी से नाराज आलोचकों से, मैंने आलोचना से या आलोचक से नाराज नहीं हो। व्यक्ति को ही हो सकता है जिससे नाराज रहे, जिनके उनके अपने कर्मों से कुछ ऐसे कर्म हो, तो नहीं तो क्यों है। बल्कि आलोचकों से दुखी रहता हूँ कि हिंदी में सच्ची आलोचना, जिसमें 2 चीज़ें आलोचना में होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव की समझ और रचना में प्रवेश। ये दोनों बातें एक साथ जिन आलोचकों में थी, उसके आखिरी बड़े आलोचक होकर रह गए नामवर जी। उसके बाद जो लोग हैं बचे हुए, उनमें पर्सपेक्टिव की बहुत समझ, सबसे अच्छी समझ उनके बाद अगर है तो नित्यानंद तिवारी के पास, लेकिन वो लिखते ही नहीं है। डॉक्टर मैनेजर पांडे देखिए, वो सिद्धांतिकी में रहे, रचना में प्रवेश कर नहीं पाते थे। त्रिपाठी जी रचना में प्रवेश करते थे, लेकिन थोड़ा सा लिखा, वो फिर चले गए दूसरी तरफ ना, संस्मरण और इसमें आ गए। तो फिर बचता क्या है, और पर्सपेक्टिव, और जो हम अपने समकालीनों पर का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, किसी को नाराज दुख करके, मैं 2 तरह के लोग हैं, या तो उनके पास केवल पर्सपेक्टिव है, या रचना में प्रवेश तो है लेकिन वो पर्सपेक्टिव भी ठीक से नहीं समझते, तो होता है। तो ये चीज़ें जो कमी है ना, ये कैसे दूर होगी, इसका दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन नाराज़गी किसी से आलोचक मात्र होने से क्यों होगी? व्यक्ति के रूप में कुछ गड़बड़ियाँ हो तो उससे आदमी नाराज़ हो सकते। आपके बारे में एक चीज़ और है कि अपनी आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो भ्रम है, किसी ने फैलाया है, पता नहीं। एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। फेसबुक पर एक शोध छात्र ने एक शब्द के लिए आपको टोका था और आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। इसलिए कर दिया है कि उसके तमाम गुरु जो भाषा अशुद्ध लिखते हैं, उस पर कभी नहीं लिखता, वो कभी नहीं लिखता।
और वो शब्द गलत नहीं था, मैं उसकी जस्टिफिकेशन क्यों देने जाऊँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कौन है उसके पीछे, सो भी मैं जानता हूँ ना। और कितने लोगों को नहीं आता है। फेसबुक तो एक बहुत ऐसी जगह है ना जहाँ से बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाती है भाषा के स्तर पर। नहीं, एक वचन बहुवचन की बात थी, बहुत छोटा सा मैटर था। नहीं तो कई बार वो मैटर छोटा सा है, लेकिन कई बार टोक दिया उस जो शोध छात्र कई बार भाई की नहीं, कई बार वो बहुत ठीक है और उसको इतना क्यों दुख लग गया और मैं उसका जवाब दूँ। और उसके पीछे जो आदमी था, मुझे वो बात समझ में आई कि ये मसला है, तो हम ले गए। और ये लोग, क्योंकि इससे मैसेज ये गया कि भाई आप एक शब्द, छोटे शब्द पे इतनी नहीं आलोचना बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जुनैद पर दी गई मुझे, तो क्या किया मैंने, कविता पर इतनी, ऐसा तो नहीं है कि सबका जो उत्तर जहाँ देना था दिया है, लेकिन एक सीमा होती है। एक सीमा ये होती है कि जब हमें ये पता चलता है कि आप ये जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक लोगों के कहने पर चीज़ों को समझे बगैर आप ये कर रहे हैं, अगर और उससे बहस कैसे की जाए, मैं उससे भाषा को लेकर बहस करने लगूँ, ये तो संभव नहीं था। तो ऐसा है। और इससे आप क्या कहते हैं, ये तो एक चीज़ है। उसके बाद वो कूद करके उसके आपको लग रहा है कि क्या वो सचमुच कोई किसी आदर सम्मान से ऐसा कर रहा था। अगर होता तो उसके बाद वो क्या क्या लिख रहा था मेरे बारे में, लोग मुझे बता नहीं रहे थे। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। कुछ जो है, कुछ लोग ऐसी टिप्पणियाँ भी करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं कोई देवता तो हूँ नहीं, मनुष्य हूँ और है। लेकिन ये भी नहीं है कि आलोचनाएं तो बचपन से सबसे सुनते। मेरे ऊपर जो लोगों ने लिखा है उन लोग भी आलोचना की है। हाँ बिल्कुल की है। तो मैं पढ़ा, मैंने क्या पूरा तमाम लेख हैं इसमें, पूरे इसमें तमाम लोग। जैसे त्रिपाठी जी हैं, वो मानते हैं कि तुम वो वाली कविताएं, पत्नी बच्चे, वो सब बहुत अच्छी कविताएं हैं, पॉलिटिकल कविताएं नहीं है। और मैं उसके कारणों को भी जानता हूँ कि त्रिपाठी जी ने लिखा कि कविता कहीं कहीं रिपोर्ट में तब्दील हाँ वो है, वही है। तो वो कहा, और मैं उसके कारण को भी समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल कविता का जो उनका कंसेप्ट है वो नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का है, जहाँ बिल्कुल रिपोर्ट ही है लेकिन वो छंद में है। माने भाषा जो है भाषा उसको बना रही है, और यहाँ छंद नहीं है। जो पॉलिटिकल कविता बदली रघुवीर सहाय और विष्णु खरे की आई, जहाँ पर गद्य में बातें कही गई है, तो विष्णु खरे कविता को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं, इसलिए उससे कोई शिकायत नहीं है, वो शिकायत नहीं है उससे। उसी लगभग इसी चीज़ को कंसेप्ट बना के नित्यानंद तिवारी ने पूरा लेख लिख दिया, जिसमें इतवत्व के पक्ष में उन्होंने लिख दिया। लेकिन उससे भी, उस पर भी त्रिपाठी ने तब वहाँ वो दूसरे स्टैंड पर आए, कह रहे थे कि है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो आलोचना, ऐसा नहीं, आलोचना अगर है, तर्कसंगत है तो सही है। अगर वो कम तर्कसंगत भी है, तब भी उसके एक अच्छे कारण है जो समझ में आ रहे हैं, तब भी सही है। लेकिन अगर अच्छे कारण नहीं, उसके पीछे उदंडता दिख रही हो, और वो भी एक मैंने कम उम्र के बच्चे की, तो क्या उसको क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए? वही मान ले, आप जो कहिए उसी को सही मान लें। नहीं, अब तो कर ही चुके हैं आप। खैर, कभी इस तरह का विचार मन में आया मदन जी कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, या जितना मिला वो काफ़ी है? इस पर हम कभी सोचते नहीं, दोनों में से कुछ नहीं आया। जितना मिला वो काफ़ी भी नहीं। मैं कविता इसलिए नहीं लिखता हूँ कि इससे मुझे कुछ पाना है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि लिखे बगैर नहीं। मैं कई लोगों को, जो हमारे साथ जिन लोगों को जो बहुत मुझसे जुड़े और जानना चाहे, तो मैंने उन सब लोगों को भी ये कहा। कई स्त्रियां जो मान लिया शादी हो गई, बहुत दिनों तो कुछ नहीं लिखा, ये किया, परेशानी में रही, हमारे साथ पढ़ती थी, तो सबको पहला वाक्य ही कहा कि अगर लिखे बगैर रह सकती हो तो मत लिखो। आपने बहुत छोटी छोटी नौकरियां इसीलिए की, मतलब छोटी छोटी अवधि के लिए, कहीं कहीं पर मन नहीं लगा या कुछ भी, हम अपने समय को, मैंने पहली नौकरी तो हमने कर ही ली थी। अब बोनस में कहीं कर रहे हैं तो हमने कहा कि यहाँ कोई समझौता नहीं करेंगे, यहाँ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आप उसी था वहाँ, जैसे पब्लिक एजेंडा ही था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ वहाँ ऐसी बनी, मालिकों की अपनी परिस्थितियाँ, कि फिर उसमें है, तो मैंने कहा कि मैं छोड़ दूँगा। तो तब भी 1 साल घिसट गया मंगलेश जी के कारण, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ूंगा, और फिर ये भी कह रहे थे कि लेकिन मुझे दिक्कत भी है, मैंने उनकी परेशानियाँ भी हैं, तो घिसट गया। फिर मैं अंततः पत्रिका भी बंद हो गई, क्योंकि वो परिस्थिति पैदा हो गई। पहले ऑनलाइन में आ गई थी, फिर बंद हो गई बाद में। हाँ, तो वो परिस्थिति पैदा हो गई थी। तो परिस्थिति अपने कारणों, हम ही लोग कारण नहीं होते हैं, वो होता है। लेकिन ये है कि ये ज़रूर तय करके मैंने रखा
कि अब अगर मैं कहीं, अभी भी कर सकता हूँ कहीं काम, लेकिन कहीं भी करूँगा तो कोई समझौता इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं और मुझे ये काम करना है। अगर ज़रा सा भी ये लगेगा कि हमारे विचार और हमारी समझ, हमारी वो समझ गलत हो सकती है। आइडियोलॉजी कभी कभी जड़ता की ओर नहीं ले जाती? ले जाती है, लेकिन मैं तो उस जड़ता का शुरू से विरोधी रहा हूँ। मैंने कहा तो संस्कृति और उन परंपराओं की बात करता हूँ मैं, जो हमारी आइडियोलॉजी नहीं करती है। तो उस दृष्टि से तो वो जड़ता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे सामान्य हमारी समझ कि भाई ये चीज़ गलत है और नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो नहीं करूँगा मैं। सबसे लंबा कार्यक्रम नामवर सिंह जी के साथ वीडियो आधारित, यानी दूरदर्शन पर आज सवेरे में आपने किया, मेरे ख्याल से कितना 8-9 साल चला? 9 साल चला। कैसे अनुभव रहे, थोड़ा बताइए। अच्छे थे। देखिए नामवर जी, ढलान का समय था वो उनका, और जब वो काफ़ी हद तक आशीर्वाद की मुद्रा में आ गए थे। एक जो आलोचनात्मक वो था वो तो बचा नहीं था मामला, लेकिन वो ठीक भी था। उम्र के साथ जो करना था काम वो कर चुके थे, और अब ये ज़रूरी था। लेकिन 2-3 बातें थी कि नई रचनाशीलता से जुड़े हुए थे वो, पढ़ते थे नए लोग, अच्छा कुछ भी तो पढ़ के ही बोलते थे और बात करते थे, और मुझे भी सब नए लोगों से जुड़ना पढ़ना अच्छा लगता था, उनके साथ बैठ के करना। तो कुल मिलाकर उस कार्यक्रम का आप एक आलोचकीय जो उनका प्रभाव मंडल है उसमें रखकर मत देखिए, उस गुणवत्ता से मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि 9-10 वर्षों के में हिंदी में जो कुछ अच्छा लिखा गया उसमें से कुछ अच्छे का, सबका संभव नहीं था, कुछ अच्छों का छांट कर उस पर एक बातचीत हुई और सकारात्मक रही। और नहीं, लोग आज भी उस कार्यक्रम को पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर वो लोग देखते हैं मिल जाता है। और मैंने आखिरी में जब वो बंद हो गया था तो 3 महीने बाद उसी में उन लोगों ने तय किया, दूरदर्शन ने, जब नामवर जी ने कहा मैं नहीं करूँगा, तो वो लोग तो मान लो इंतज़ार कर रहे थे, और मुझे भी लगा कि अब उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, दिक्कत होती है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक इंटरव्यू इनका आप अलग से करिए। मैंने कहा वो तो एक आर्काइवल किया हुआ है, पुरुषोत्तम अग्रवाल वगैरह, केदार जी, त्रिपाठी जी सब हैं, और मैं भी हूँ, तो वो तो अलग है दूरदर्शन का, ये हमारे आज सवेरे के लिए एक आप बातचीत कीजिए। तो हमने एक बातचीत की थी 70 मिनट की, जो 57 मिनट उसमें से किया, उसको गलत ढंग से काट दिया, मूल नहीं दिया, बीच बीच में कट ठीक से नहीं किया, तो एडिटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो बातचीत है। और उस बातचीत में उनके जीवन के बारे में, नहीं, आर्काइवल काम करने का अपना सुख होता है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज नामवर जी नहीं है और हम संगत कर रहे हैं। तो वो जो बातचीत हमने की है वो अलग तरह की है और आखिरी है वो, उसके बाद कोई उनका वैसा इंटरव्यू हुआ भी नहीं, और उसमें जीवन के बारे में बहुत कुछ पूछा है हमने। कुछ बातें ऐसी नामवर जी ने बताई जो पहले कभी नहीं आई होंगी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताई, पहले तो उसका महत्व। क्या हुआ, मक्खली गुसाल पर आप उपन्यास लिख रहे थे? लिख भी दिया है, थोड़ा सा ही बाकी है, बीच में मनस्थिति हुई तो। सबसे दिक्कत ये हुआ कि जो वो तो मैंने एक फेलोशिप उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब आप फेलोशिप को रिजेक्ट कर देते हैं, मैंने पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया, कारण तो आलस भी, शिथिलता आती है, शिथिलता के बावजूद उस काम को किया है हमने। लेकिन अब उसको पूरा कर लूँगा। अब उसका प्रकाशक देखना है। मैं चाहता हूँ कि प्रकाशकों की जो पकड़ है ना, मुझ पर दबाव है, इससे मुक्त हो जाऊँ, ताकि किसी अलग उसमें सबसे ज़्यादा तो हम उसको इसलिए सामने नहीं लाना चाहते। मुक्त कैसे होंगे? आपने तो सारे के सारे संग्रह, अपना पूरा काम सेतु को दे दिया, आप तो पकड़ में ही हैं। तो उससे मुक्त होना है, उसी से मुक्त होना पड़ेगा तभी तो सारा तो नहीं। हाँ, ये है कि कविता संग्रह जो मैंने सारे पेपर बैक एडिशन दे दिए हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं चाहता था कि एक जगह से पेपर बैक में सारी किताबें आए, ताकि और सस्ती आए मेरी शर्तों पर। अब 6 संग्रह हैं मेरे, 700 रुपये में उपलब्ध है वो। 600 का ही मेरा दबाव था पहले, 600 में दिया भी कुछ दिनों तक, लेकिन अब ज़्यादा 700 ले लेता है। तो 700 में 6 संग्रह और कोई नहीं कर सकता था। मेरी बातचीत थी बड़े प्रकाशक से भी, और वो शायद उन्होंने तैयार किया, लेकिन वो शायद अब तक नहीं पूरा कर पाते। नया तो छाप देते, पुराना करते करते पता नहीं कब तक करते, क्या करते, लेकिन फिर भी है कि दे दिया तो दे दिया, उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अब आगे मैं चाहता हूँ कि कुछ किताबें आनी चाहिए ऐसे बेहतर ढंग से कि जो प्रसारित भी ठीक से हो और पैसा भी ईमानदारी से मिले। चलिए, उपन्यास का इंतज़ार रहेगा। हिंदी का लेखक सबसे ज़्यादा दयनीय होता है प्रकाशकों के सामने। बड़ा से बड़ा लेखक
लेकिन तब भी बोलते नहीं हैं। दुनिया के सामने तो शेर हैं आप सत्ता की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना, धर्म की आलोचना, जाति, किसी भी चीज़ की आलोचना करने में प्रकाशक की नहीं कर पाते कुछ भी। नागार्जुन ने यह सवाल उठाया था लेखक संगठनों को। किस चीज़ का भय रहता है कि छपेंगे, कहाँ से छपेंगे? का भी नहीं, संगठित तो कुछ है कि क्या करेंगे अकेले। नागार्जुन ने भी क्या किया आखिर, बहुत तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन कहा था, वो एक इंटरव्यू उन्होंने किया था कुमार पारसनाथ सिंह को, पता नहीं उसका क्या हुआ, कहाँ छपा नहीं, लेकिन मैं इंटरव्यू में टेप रिकॉर्डर लेके चला गया था। उन्होंने कहा कि हमें टेप रिकॉर्डर नहीं चलाने आता है, तो मैं चला गया था। और हालांकि बाबा बोले भी कि तुम सिर्फ टेप रिकॉर्डर चलाने आए हो, नहीं तुमको भी पूछना है, तो वो अलग बात है। तो उसमें इन्होंने सवालों का जो पूछा वो बड़ा वाहियात थ्योरेटिकल सवाल, ऐसे पूछने से बाबा चिढ़ जाते थे, मैं जानता था। तो उन्होंने कहा ये सब छोड़िए महाराज जी, ये प्रकाशक जो पैसा नहीं देता है रॉयल्टी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और उन्होंने कहा कि लेखक संगठनों को ये करना चाहिए, रॉयल्टी का मसला है। अभी देखिए कॉपीराइट तो एक बहुत व्यापक चीज़ है। अब उसमें से जो कुछ प्रकाशकों के हित में है उसी को लेके एग्रीमेंट बना लिया है, जो लेखकों के हित की चीज़ों को छोड़ दिया है, वो बदलना चाहिए। कॉपीराइट में जो ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी चीज़ का कहीं अनुवाद होता है, कुछ होता है, कहीं होता है, तो 30% देना पड़ेगा। अरे ये सब उन लोगों के लिए है, कविता कहानी के लिए नहीं है, जो रिसर्च करते हैं। एक प्रोफेसर आईआईटी के सारे साधनों का इस्तेमाल करते हुए, समय भी आईआईटी का, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप आईआईटी के साधनों का इस्तेमाल करते हुए एक शोध करते हैं। अपने असिस्टेंट्स जो होते हैं, आप प्रोफेसरों को और छात्रों को, रिसर्चर्स का भी मदद लेकर के आप शोध करते हैं। उसकी जो रॉयल्टी आपको मिलती है उसमें से 30% देना पड़ता है आईआईटी को, तो उचित है। लेकिन हमने जो कविता लिखी है इसमें प्रकाशक ने क्या किया है? और फिर मेरी कविता का अगर कहीं कोई अनुवाद हुआ तो प्रकाशक कराए तो ले 30%, लेकिन वो अनुवाद अब अन्य का मेरी कविता के कारण हुआ, मेरे कारण हुआ मैंने अनुवाद, तो उसमें अगर पैसा आता है रॉयल्टी के रूप में, तो उसमें से 30% क्यों चाहिए आपको? ठीक बात। लेकिन ये सारे उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपने जो अनुबंध किए हैं उसमें भी ये सब है? सभी अनुबंधों में ये लिखा रहता है। मैंने ज़्यादातर अनुबंध किए ही नहीं है, ये और बात है। इसने तो करा भी लिया है साइन वाइन जबरदस्ती, बाकी एक राजकमल का है और बाकी किसी का हमने साइन ही नहीं किया। ठीक, तो ये भी है। दोस्तियों ने लाभ पहुंचाया या हानि भी हुई साहित्य में? दोस्ती के बारे में सरलीकृत ढंग से कुछ नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं संवेदनशील और कमिटेड, जो आपको यथासंभव लाभ पहुंचाने का मतलब कोई गलत लाभ तो पहुंचा नहीं देंगे, यथासंभव आपके हित में बोलते करते भी हैं। ऐसे दोस्त हुए हैं, ऐसे हैं दोस्त। और ऐसे भी दोस्त हैं जो दोस्त बन के भीतर से इतने महत्वाकांक्षी और क्रूर की हानि भी पहुंचाते हैं, दोनों होती है। तो दोस्तियों को अपने आप में अच्छा बुरा नहीं कह सकते ना। दोस्ती तो हमेशा प्रायः अच्छी ही होती है, लेकिन अब बुरे लोग भी होते हैं और दोस्ती के नाम पर भी करते हैं। लेकिन मैं वो मानता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और जो दुश्मन करे तो ज़्यादा, अब दुश्मन बन के करिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक बात। अगर आपको हानि पहुँचा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुश्मन बन के ही करिए, ऊपर से दोस्ती रखने क्या जरूरत। लेकिन ये तो मनुष्य के अपने व्यक्तित्व की बनावट में चीज़ें होती है। आपकी इस पूरी यात्रा में परिवार का कितना योगदान रहा? कहीं कहीं समझौते हुए होंगे? समझौते तो नहीं हुए, योगदान कुछ खास नहीं रहा है। योगदान इस स्मृतियों का योगदान है, माँ का योगदान है जो रही नहीं, पिता का योगदान है जो कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने ननिहाल में छोड़ दिया था बचपन पर अपने हाल पर, तो वो भी है, वो भी चल। लेकिन यहाँ तक है कि शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ी तो देखा हमने कि हमारी पत्नी ने शुरू में तो समर्थन मेरा किया। जब मैं अकेला था कमाने वाला, नौकरी ना करने के बावजूद मैं ही था, मेरी पत्नी नौकरी करती नहीं है, और जो पैसे मुझे मिले वो ठीक ही लग रहे थे। लेकिन बाद में कहा ना आपको कि जो व्यवस्था ऐसी बदली कि पैसों का महत्व कम हो गया, तो उससे परेशानियां जो भी पैदा हुई तो संघर्ष में साथ दिया। लेकिन जैसे ही मेरा बेटा IIT IIM कर लिया, उसके बाद IIT तक तो मैंने ही पढ़ाया, IIM उसने अपना लोन लेके कर लिया 2 साल नौकरी करने के बाद, और उसकी बड़ी नौकरी और बड़ी सुविधाओं में आ गया, तो पत्नी ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया अपना, क्योंकि वो उनको लगता है कि होना तो ऐसा ही चाहिए था, इस दुनिया में जैसे हमें होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अब सहयोग का मसला तो अब रह नहीं गया, जितना असहयोग का मसला ही रह गया है।
अब ये भी अब कह दे रहा हूँ, ये सब अगर उन्होंने सुन लिया तो कुछ और सुनना हो जाएगा, लेकिन सच यही है कि शुरू के दिनों में हम खास करके नौकरी छोड़ने के बाद शुरुआती दौर में पत्नी का संबल, परिवार, तो बच्चे तो छोटे ही थे, बच्चे तो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन पत्नी का संबल नहीं मिलता तो शायद और दिक्कत होती। लेकिन 2-4 साल, मतलब 23 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए मुझे, तो 2-4-5 साल फिर हमने कुछ कुछ किया भी तमाम चीज़, लेकिन अभी परम विरोध उनका चलता है। तो उसमें अच्छा खासा घर है मेरा, बेटे ने खरीदा है, 3 कमरे का घर है और 2 लोग रहने वाले हैं, लेकिन 2 कमरे में वो रहती है, 1 कमरे में मैं रहता हूँ। मेरी सारी किताबें, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किताबें चाहे जितनी हो इस कमरे के बाहर नहीं जाना। तो अब उस कमरे में मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बहुत सारी किताबें मैं छोड़ देता हूँ, कई बार ऐसा है, सेतु से कितनी किताबें ली है, नहीं ली है, इधर बहुत सारी किताबें, कहा है कि रहने दो, जब पढ़ने की ज़रूरत होगी तो। बेटी के साथ कैसा था? बेटी तो खैर बहुत संवेदनशील थी, वो, उसका दुख तो इसी का है। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, डॉक्टर रही वो, साहित्य मुझसे ज़्यादा जानती थी, इतिहास मुझसे ज़्यादा जानती थी, विश्व साहित्य अंग्रेज़ी से के माध्यम से ज़्यादा मुझसे पढ़ा था, और मेडिकल डॉक्टर, MBBS MD तो थी, वो अद्भुत लड़की थी वो, और उतनी संवेदनशील और उतना अध्ययनशील, वो दुर्लभ है वो। और जैसे ही उसका समय आया, वो PG खत्म होते ही वो बीमार हो, ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई वैश्विक स्तर पर इलाज नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर भी उसने अपने एक को बचाते हुए, और उसका पति भी डॉक्टर है, और मिलजुल करके जीवन को इतना बढ़ाया कि वो इतने दिन तक आप से पाई। ये तो डॉक्टरों ने तो कह दिया था, मतलब कि इतने दिन भी संभव नहीं। चलिए, दुर्भाग्य से वो मेरे जीवन का सबसे दुखद पक्ष है, हो गया वो। माँ का जाना तो हम भूल गए। 8 साल की उम्र में शुरुआती 10 वर्ष तक तो बहुत कष्ट भी हुआ और माँ याद भी आती रही, लेकिन धीरे 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 आदमी भूलता है। लेकिन बेटी का जाना इस उम्र में हुआ है, ये शायद उसका बेटा है छोटा, वो भूल जाए अपना जवान होते होते, और चाहता भी हूँ कि वो भूल जाए, बेटी तो हो जाए, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊँगा। मुझे उसकी स्मृति में उसी तरह से जीना होगा। 1 साल तक तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था, बाद में मुझे अब यही समझ में आया कि हमें उस दुख को अपने भीतर रखते हुए ही अपना काम करना है। तो अब लिखना पढ़ना शुरू किया है, और ये भी एक अच्छी शुरुआत है कि इसमें आप लोगों से बातचीत हुई, तो ये भी, और बातचीत मैं कर पा रहा था, बोलना शुरू कर दिया था 6 महीने बाद। लिखना तो अभी एक कविता छोटी सी लिखी थी मैंने। कोई ऐसा काम जो मदन कश्यप करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन करना चाहते हैं? बहुत काम है जो मैं करना चाहता हूँ, और अब ये मानता हूँ कि अब इतनी उम्र नहीं बची है जो करना चाहिए, कर पाऊँगा। नहीं, अभी बहुत, अभी तो, लेकिन हाँ करना चाहिए। जैसे अभी ये उपन्यास खत्म होगा तो मेरे पास प्राचीन एक कथा है जिस पर एक उपन्यास लिखना है, वो काम बाकी है। एक गांव पर लिखना है, वो तो लिख चुका हूँ, उसको मैं पहले लाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो वो हुआ। मुझे एक चीज़ और लिखनी है, कम से कम बिहार के ओरल हिस्ट्री। अच्छा, मतलब ये है क्या कि एक बिहार में जो जगह हैं देश भर में लिखा जाना चाहिए। मैं तो बिहार का भी पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे वैशाली में अशोक स्तंभ है, तो उस अशोक स्तंभ को के बारे में, वो अशोक ने बनवाया क्या है, सब हम लोग जानते हैं, इतिहास से जानते हैं। तो उसको गाँव के लोग क्या कहते हैं? ठीक, गाँव के लोग कहते हैं कि भीम सिंह की लाट है, या भीमसेन नहीं, भीम सिंह उसको बना दिया टाइटल में। और भीम सिंह जो है जा रहे थे भाड़ लेकर अपनी बहन के पास, तो गिर गया, यानी वो स्तूप है, और लाठी उन्होंने यहाँ पर डाल दी। तो ये कहते हैं इस तरह से जो हिस्ट्री को गांव के लोगों ने कैसे देखा, क्यों देखा, क्यों ऐसा कहा, ये अच्छा काम होगा। इस पर एक ओरल हिस्ट्री पर एक किताब लिखनी है मुझे। बहुत अच्छा काम अब है कि मैं अगले साल अभी से शुरू कर दूंगा। पैसा वैसा मेरे पास साधन है नहीं, खुद ही करना पड़ेगा, और कुछ लोग कर सकते हैं, मुझे दे भी सकते हैं, लेकिन मैं कहीं जाना नहीं चाहता हाथ फैलाने की भाई मुझे दो। तो लेकिन ये काम अगर कर पाया तो ये काम मेरी प्राथमिकता में है, जो ज़रूरी है कर लेना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मदन जी, आप ये ओरल हिस्ट्री वाला काम जल्द से जल्द करें, उपन्यास पूरा हो, छपे, और प्रकाशकों की जो चिंता आपको है वो मुखर रूप से बाहर आए, और सबकी चिंता बने। एक आदमी के बोलने से बोले, ये चिंता सामूहिक चिंता बनकर आए। तो अभी एक शिवमूर्ति जी ने एक पोस्ट लिखा
कि नए साल में मैं चाहता हूँ कि सभी लेखक संगठन एक हो जाए। तो उस पर मैंने यही लिख दिया कि सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ये है। चलिए, आपने संगत में समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके संगत की एक बहुत विश्वसनीय भी और चर्चित परंपरा बन चुकी है। शुक्रिया। और आप तो इसके पहले से भी जब आप अच्छा इंटरव्यू करते रहे हैं, पुराना परिचय भी रहा है, लेकिन हम लोग की विधिवत बातचीत आज ही पहली बार हुई जी। और इस परंपरा में तो ये मेरे लिए भी बहुत सुखद है। ये सब के लिए भी आपको और आपके की पूरी टीम को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम का अंत आप एक कविता पढ़कर करें। एक कविता, पराजयों की बहुत चर्चा कर रहे थे आप, तो मैं तो अब पराजित हो ही चुका हूँ और पराजय के पक्ष में खड़ा हो रहा हूँ। तो देखिए कि पराजय को कैसे देखना चाहिए, कैसे मैं देखना चाहिए नहीं कहना गलत है, ये तो अतिरंजित, मैं कैसे देखता हूँ जी। पराजय का गीत। कुछ लोभी इच्छाएं अगर अब भी हैं तो रहें, कुछ लोभी इच्छाएं अगर अब भी हैं तो रहें, पड़ी रहे मन के किसी कोने में। मैं तो इस पराजय को कबूल करता हूँ और आगे इसी के साथ जीना चाहता हूँ। मैं तो इस पराजय को कबूल करता हूँ और आगे इसी के साथ जीना चाहता हूँ। बेचैनी में तो बीतेंगी विजेताओं की रातें, बेचैनी में तो बीतेंगी विजेताओं की रातें, उन्हीं पर होंगी विरोधियों की घातक निगाहें। साजिशें भी रची जाएंगी उन्हीं के खिलाफ, इतिहास रचने के अपने दंभ में हलकान भी तो वही होते रहेंगे। क्या बात है। मैं तो चुपचाप चला आया हूँ शिकस्तगी की इस खूबसूरत शांत संसार में, जहाँ लहलहा रही है भरोसे की फसलें, खिलखिला रहे हैं भलमनसाहत के कारखाने। विजेता तुम्हारी उन्मादी दुनिया से कहीं बहुत बेहतर है हम पराजितों की मासूम दुनिया। तुम्हारी उन्मादी दुनिया से कहीं बहुत बेहतर है हम पराजितों की मासूम दुनिया। एक स्वपोषित ताकतवर निरुपायता में जीते हुए अपने मृदुल आत्मगौरव को बचाए रखना हमारा मकसद है। तुम्हारी जीत में नहीं हमारी हार में ही बची रहेगी मानुषिकता। क्या बात है। तुम्हारी जीत में नहीं हमारी हार में ही बची रहेगी मानुषिकता। तुम्हारे चमकदार हथियारों को देखकर मैं धीरे से मुस्कुरा दूंगा, कातिल इरादों को भांप कर कुछ और किनारे हट जाऊंगा, कुछ और किनारे हट जाऊंगा। तुम्हारे विजयी सेनानियों को चुपचाप गुजर जाने दूंगा, तुम्हारे विजयी सेनानियों को चुपचाप गुजर जाने दूंगा, ताकि वे लौट कर अपने उन बच्चों से मिल सके जो उनके अभियान पर निकलने के बाद पैदा हुए हैं, ताकि वे लौट कर अपने उन बच्चों से मिल सके जो उनके अभियान पर। मैं रचूंगा पराजितों के लिए गीत, मैं रचूंगा पराजितों के लिए गीत, जिनकी संख्या हमेशा विजेताओं से अधिक होगी। हथियारों से नहीं श्रम और संगीत से सिरजी गई है यह दुनिया, हथियारों से नहीं श्रम और संगीत से सिरजी गई है दुनिया। मैं गाऊंगा हाँफती हुई नदियों के लिए, मैं गाऊंगा हाँफती हुई नदियों के लिए, दरकते पहाड़ों के लिए, सहमे सिमटे जंगलों के लिए, डर और दहशत से हंसते हुए लड़ते करोड़ों लोगों के लिए जो होंगे मेरे साथ। मैं गाऊंगा। और तुम्हारे साथ कौन होगा विजेता? बस एक थका हुआ ईश्वर। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारे साथ कौन होगा विजेता? बस एक थका हुआ ईश्वर। बहुत शुक्रिया मदन जी संगत। चलिए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। हमारे यहाँ डाकू को डाकू नहीं कहते थे। आप पूरे भिंड मुरैना में पूरे अंचल में चले जाएं, बागी कहते थे। जब मैं अकेला था तब भी गांव के जो बड़े बड़े लोग थे मैं नहीं डरता था उनसे, लठैत थे उनसे भी नहीं डरता था। कहानी पढ़ने के लिए चलो, हम भी पढ़ेंगे सुनाएंगे वहाँ पे। तो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा। हमारे यहाँ लोक का मतलब यह है कि पूरा का जन, जो जन है उससे लोक है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में होता तो मुझे न तो पढ़ने की फुर्सत मिल पाती, न उस तरह से लिखने की फुर्सत मिल पाती।